हेलो डॉक्टर साहब, कैसे हैं? ऑलराइट, वेलकम टू आई डोंट क्या नेम है, लकी लकी। और हैं हमारे साथ पटना जली हैबर्ट। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अपना माइक पे शेक ऑन कर सकते हैं। जब तक ऑडियंस नहीं आ जाती तब तक हम थोड़ी सी आपस में गुफ्तगू कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। वेलकम डॉक्टर जहूर साहब, कैसे हैं आप? हम सेशन 5 मिनट तक शुरू करते हैं। थोड़ी ऑडियंस आ जाए तो उसके बाद लेट्स सी। आज असल में मुझे अभी कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि कुछ इलाकों में इंटरनेट जो है वो पाकिस्तान में जो है वो सिग्नलिंग वगैरह की हुई है बंद मुहर्रम की वजह से। तो इस वजह से भी जो है वो कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे, बट दे आर सेइंग कि वो कुछ अरेंज करते हैं। तो लेट्स वेट। हेलो डॉक्टर साहब, कैसे हैं डॉक्टर बिलाल? ओके, 3:05 पे हम स्टार्ट करते हैं, तकरीबन 1 मिनट के अंदर। तो जितने लोग आ गए हैं हम सेशन स्टार्ट करेंगे, बाकी फिर जो है वो इसकी रिकॉर्डिंग देख लेंगे बाद में। ओके, बिलाल इसहाक साहब ने रिप्लाई किया है, फाइन एंड यू? या आई एम ऑल्सो गुड। थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। बस अभी 1 मिनट में हम स्टार्ट करते हैं सेशन। ऑल राइट, चलें, टाइम हो चुका है, हम अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ, और लेट्स स्टार्ट।
नो साउंड। संजीव साहब, एक्चुअली मैं अभी कुछ बोला ही नहीं मैंने। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आनी तो चाहिए वैसे। हम्म, और सेकंड, मुझे बताइएगा कि आपको सॉफ्टवेयर का इंटरफेस जो है वो आपको शो होना चाहिए। मुझे बताइएगा अगर ना शो हो तो। डॉक्टर संजीव, आई थिंक आपका शायद म्यूटेड ना हो। इज योर स्पीकर ऑन? बाकियों को आवाज़ आ रही है? अगर किसी को नहीं आ रही तो काइंडली मुझे बताएं। मे बी इशू मेरे एंड पे हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एम आई ऑडिबल टू ऑल? ओके, डॉक्टर कुलसुम आरिफ गेस्चर्ड के ऑडिबल हैं। ठीक है, डन हो गया। चलें, डॉक्टर संजीव, आई थिंक आपके एंड पे इशू है। आप अपना माइक चेक कर लें। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, डॉक्टर संजीव काइंडली चेक योर डिवाइस वॉल्यूम। ओके, ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है, अगर किसी के सॉफ्टवेयर के मसले मसाइल आ रहे हैं तो वो अपने क्वेश्चंस भी आपने कर लेने नोट डाउन जो अब तक आए हैं। और बाकी ये कि अभी जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि हमने एआई रिपर्टराइजेशन करनी है, केस टेकिंग करनी है, और उसमें हमने देखना है कि हम किस तरीके से एफिशिएंटली केस टेकिंग कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है वो हम सॉफ्टवेयर के इंट्रोडक्शन के ऊपर इतनी बात नहीं करेंगे। उसकी ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर जो है वो वीडियोस और हमारे जो पिछले वेबिनार्स हैं उसके अंदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आप वो देख सकते हैं। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो जैसे जैसे हम सेशन करते जाएंगे वैसे वैसे आपके सामने इन्फॉर्मेशन अनरैप होती जाएगी। तो जैसे ही आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो शो हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आप इजीली देख सकें। और वीडियो क्वालिटी को भी मैं इंश्योर कर लेता हूँ कि इट इज़ हाई डेफिनेशन HD। ओके, डन। ठीक हो गया, ये भी ओके है। और ग्रेट, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये पेशेंट स्टेप है हमारे पास ना, 3 स्टेप के अंदर यहाँ पे केस टेकिंग होगी। तो फर्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है पेशेंट्स, मतलब पेशेंट की प्रोफाइल कैसे बनानी है। सेकंड के अंदर ये होगा कि हमने केस किस तरीके से उसका लेना है, और थर्ड के अंदर हमारे पास रेमेडी जनरेशन वाला मॉड्यूल है। तो ये 3 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम इजीली एक केस को कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे मैं टैप करूँगा ऐड पेशेंट के ऊपर, और मेरे पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। और इस फॉर्म के अंदर जो है, मैं ये जो सेशन है इसके अंदर हम काफ़ी डिटेल से फॉर्म फिलिंग करेंगे, एक एक चीज़ को देखेंगे ताकि जो कन्फ्यूजन्स हैं या जो मिसिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें। ऑल दो इससे जो पहले हमारे वेबिनार हो चुके हैं उसके अंदर हमने इतनी डिटेल के अंदर जो है वो फॉर्म फिलिंग नहीं की, बट इसके अंदर जो है हम इसको एक्यूरेटली इसको हम फॉर्म फिलिंग करेंगे एंड देन फिर उसकी जो रेमेडी जनरेशन है वो हम करेंगे। सो मैं यहाँ पे कह देता हूँ रेफरेंस आईडी। सो लेट्स सी, इट इज़ पेशेंट 321, मे बी जस्ट रैंडम। और मैं अपना नेम एंटर कर देता हूँ उसामा सर्वर, जो कि मेरी आइडेंटिफिकेशन के लिए है। और डेट ऑफ बर्थ मैं डाल देता हूँ एनी एनी डेट ऑफ बर्थ, और जेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद फ़ोन नंबर जो है
वो अपना दे देता हूँ। ओके, ईमेल इज़ ऑप्शनल। ईमेल का खैर कोई डिजीज से कोई नहीं तल्लक, तो ये आप इसको ऑप्शनल छोड़ सकते हैं। एड्रेस के अंदर कंट्री स्टेट सिटी जो है वो ज़रूरी है, चूँकि ये आपकी लोकेलिटी को डिफाइन करेगी। और आपकी जब एक रेमेडी जनरेशन का एनालिसिस होगा तो हर इलाके की जो खसूसियात हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। तो उस हिसाब से जो आपकी मेडिसिन्स हैं वो आपकी उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी जस्टिफिकेशन मिलेगी, और जो रिपर्टरी एनालिसिस है वो उसके अकॉर्डिंग होगा। तो इसलिए आपका जो कंट्री स्टेट सिटी बताना है ये इम्पॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू होम्योपैथी केस टेकिंग। और सोशल इन्फॉर्मेशन के अंदर भी ज़रूरी है कि आपने अपना बताना है कि आपका मैरिटल स्टेटस और ऑक्यूपेशन का ताल्लुक चूँकि आपके मेंटल के साथ है, आपकी जो रोज़मर्रा की काम की रूटीन है, तो ये भी ज़रूरी है। तो सिंस आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिख देता हूँ। सो ये हमने फर्स्ट जो इसका पेज है वो हमने फिल आउट कर दिया है। अब सेकंड पेज है हमारे पास मेंटल का। अब मेंटल सिम्टम्स के अंदर हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ पर चाहें तो मैनुअली यहाँ पे सारे सिम्टम्स आप पुट इन कर सकते हैं, मेंटल जितने भी है। लेट्स से कि मेंटल के अंदर आप कुछ भी कह सकते हैं कि मेरा जो मोड है वो बेसलाइन है, चेयरफुल है। ठीक है, लेट्स सी, चेयरफुल कह लें या फिर कोई और, तो आप मैनुअली भी लिख सकते हैं, बट मैं अभी के लिए फॉर्म फिलिंग में जाऊँगा। तो फॉर्म फिलिंग के अंदर जो है, एज अ पेशेंट मैं अपने आप को ट्रीट करूँगा और मैं देखूँगा कि क्या क्या ऑप्शंस हैं जो मेरे पे यानी कि सूट कर रहे हैं मुझे। तो बेसलाइन मोड जो है वो, चूंकि मोड तो एक ही तरह का हो सकता है बेसलाइन, या बंदा गुस्से वाला हो सकता है, या बंदा चेयरफुल हो सकता है, या बंदा जो है वो डिप्रेस्ड, या इनमें से कुछ भी। तो अ, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो ओके, मैं चेयरफुल हूँ। इमोशनल रिएक्टिविटी जो है मेरी काफ़ी लो है। और अच्छा, इन ऑप्शंस को चूज़ कैसे करना है, यहाँ पे आपको एक आइकन मिलेगा इन्फो का। आप इस पे टैप करेंगे तो आपको फर्दर इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपने कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं कि evaluate how the patient respond emotionally to stimuli and situation in for homeopathic case analysis as reactivity pattern correspond to specific remedy pictures and temperament types। तो इसमें हर जो क्वेश्चन है उसका डायरेक्टली तल्लक आपकी जो मेडिसिन जनरेट होनी है उसके साथ है। ओके, फियर्स की बात करें तो आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, काट लें तो टीके लगते हैं। और फेलियर में भी। ओके, एंड लॉनलीनेस से तो सबको ही ऑब्वियसली लगना चाहिए, बीइंग अलोन। ठीक है, स्नेक से ऑब्वियसली लगता है, किसको नहीं लगता डर। और नैरो प्लेसेस, सफोकेशन, या बिल्कुल बीइंग कंट्राडिक्टेड। तो आप देख रहे हैं कि मुझे जो ऑप्शंस मैच कर रही हैं मेरे फियर्स के अकॉर्डिंग, मैं वो सारी ऑप्शंस यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। ओके, बीइंग टच, बीइंग कंसोल्ड, बीइंग लुक्ड एट, बीइंग पॉइजन्ड। वैसे तो हो सकता है बट मुझे डर नहीं है। बीइंग इंजर्ड, रोस्टेज, मर्डर। ओके ठीक है, तो इस सेक्शन के अंदर मेरी ये कुछ सिम्टम्स हैं जो जिन चीज़ों से आई एम अफ्रेड ऑफ। ओके, देन आ जाते हैं हम वरीज के अंदर। तो वरीज के अंदर फैमिली एंड वर्क फ्यूचर, ऑल दो इनमें से आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, बट फॉर मी इट्स ओनली फैमिली। एंड नेक्स्ट वी हैव टेम्परामेंट एंड पर्सनालिटी। और वो मैं काफ़ी काम बंदा हूँ, आई एम नॉट एग्रेसिव, तो ये टेम्परामेंट है। सोशल स्टाइल के अंदर अगर बात करें तो आपने अपना बताना है कि आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, सोशल। सो लेट्स, आई एम सोशल, तो मैं ये सिलेक्ट कर लूँगा। ऑल दो कुछ इसमें जो सिलेक्शंस हैं वो आप एक ही उसमें से चूज़ कर सकते हैं, और कुछ के अंदर आप मल्टीपल सिलेक्शंस भी आप चूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। मीनवाइल आपके अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप जो है ये चैट बॉक्स के अंदर लिख भी सकते हैं, और अगर आप लिख नहीं सकते तो आप माइक अपना अनम्यूट करके आप पूछ भी सकते हैं। ओके, ड्रीम्स की बात कर लेते हैं। तो ड्रीम्स के अंदर कॉमन ड्रीम्स आ गए हैं हमारे। तो ड्रीम्स तो मुझे काफ़ी कम आते हैं, तो यहाँ पे ड्रीम्स वाला सेक्शन जो है मेरे पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। और बट कभी कभार फैमिली से रेलिवेंट, या फिर
trees losing running paralysis unable to move, ये भी होता है समटाइम। होता है कि ख्वाब में आपके साथ होता है कि कोई चीज़ आपने देख ली और आप वहाँ पे मूव नहीं कर पा रहे, आप चीखना चाह रहे हैं पर आप चीख नहीं पा रहे होते, आप भागना चाह रहे होते हैं पर आप भाग नहीं पा रहे होते। तो इस तरह की जो फीलिंग होती है। और being pleasant, ठीक हो गया। तो ये कुछ है। विविड ड्रीम्स आते हैं कि नहीं, नहीं आते। नाइटमेयर्स नहीं आते। रिक्योरिंग ड्रीम्स नहीं, वो भी नहीं आते। ठीक है। तो ये बेस कह लें हमारे पास मेंटल सिम्टम्स हैं जो बेसिक हैं हमारे पास ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है आप पेशेंट से केस टेकिंग करके एडिशनल अपने जो मेंटल सिम्टम्स है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा ओसीडी का भी है मेरे में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का एक एलिमेंट है। और आई लाइक वेरी क्लीन थिंग्स। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। ओके माजबीन, आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज, यू कैन आस्क। डॉक्टर माजबीन, आपका हैंड रेज हुआ था, आई थिंक शायद गलती से हो गया। आई थिंक आपने प्रेजेंटेशन मोड में मीटिंग को ज्वाइन किया है। आप लीव करके दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें और आपने मतलब दूसरे मोड पे ज्वाइन करना है ताकि आप यहाँ पे बोल सकें। इस टाइम पे आपका जो माइक है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। ये प्रेजेंटेशन मोड जो है आपने ज्वाइन किया, इसके अंदर आप सिर्फ देख सकती हैं या सुन सकती हैं। तो आप लीव करके दोबारा से काइंडली ज्वाइन करें, या फिर ऐसा करें कि आप चैट बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन शेयर कर सकती हैं। ओके माजमीन वांट टू ज्वाइन। हाँ, आप लीव करके दोबारा से ज्वाइन करें और आपने प्रेजेंटेशन मोड में नहीं जाना, तो फिर ये है कि आप यहाँ पे बोल भी पाएंगी। ओके मीनवाइल हम अपने केस को आगे लेके चलते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे हम मैनुअली एंटर कर रहे थे ओसीडी। आई लाइक वेरी क्लीन थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, आई हेट मोबाइल स्क्रीन व्हेन इट गेट्स डर्टी। ठीक है। और लाजमी नहीं कि आप इंग्लिश में ही लिखें, आप इसमें किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसके अलावा और मेंटल सिम्टम्स में कुछ दे देता हूँ। कि अधूरा काम छोड़ना पसंद नहीं है। ठीक है। मेरी कोशिश होती है कि हर काम टाइम पे हो और परफेक्शन के साथ हो। ऑल दो ये सारी चीज़ें वैसे एक ओसीडी के वर्ड में आ गई हैं, बट जस्ट टू गिव यू मोर क्लैरिटी, मोर कॉन्टेक्स्ट, मोर एग्जांपल, मैंने ये चीज़ यहाँ पे ऐड कर दी है। तो इसके अंदर जैसे सीनियर डॉक्टर्स होते हैं तो उनको और भी मेंटल सिम्टम्स के बारे में काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज होता है, तो वो अपने मेंटल सिम्टम्स जो हैं यहाँ पे अच्छे से ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, देन हम आ जाते हैं जनरल के अंदर। तो जनरल के अंदर जो है हमारे पास चीज़ें आती हैं जैसे कि थर्मल मॉडलिटीज़ हैं कि मेरी प्रेफरेंसेस क्या हैं। जैसे कि यहाँ पे है सेलेक्ट द पेशेंट्स थर्मल प्रेफरेंस। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि प्रोफाइल के अंदर जो हमने यहाँ पे कंट्री स्टेट सिटी जो सेलेक्ट किया है उसका तल्लक यहाँ पे भी आता है। अब मटीरिया मेडिका और रेपर्टरी जो कि ठंडे इलाके में लिखी गई थी पहले, जब ये जर्मनी में इन्वेंट हुई थी, तो तब की जो रेपर्टरी और मटीरिया मेडिका है। अब एक पेशेंट है ठंडे इलाके का, ऑब्वियसली उसे यानी सर्दी पसंद होगी, और एक गर्म इलाके का है तो उसे सर्दी पसंद होगी। तो इसका ताल्लुक उसके साथ है कि अब अगर एक बंदा ठंडे इलाके से है और उसे सर्दी ही पसंद है, तो ये जो सिम्टम्स हैं थोड़े से यहाँ पे डेविएट कर जाते हैं। और यहाँ पे फिर मैं क्या करूँगा कि थर्मल प्रेफरेंस के अंदर, चूंकि मैं तो गर्म इलाके से, गर्म तो नहीं, खैर हमारे तो चार मौसम होते हैं यहाँ पाकिस्तान में, तो बट उन सब में से मुझे सर्दी ज़्यादा पसंद है। और मे भी कुछ होंगे उनको न्यूट्रल पसंद होगा, तो अकॉर्डिंगली हम सेलेक्ट कर सकते हैं। थर्मल रिएक्शन की बात करें तो एम अ चिली पर्सन। और जनरल सेंसिटिविटी की बात करें तो इसमें कह सकते हैं हाइपर सेंसिटिव में भी,
ओके। और अगर समझ ना आए तो आप इसे ओपन कर सकते हैं और ये आपको फर्दर बताएगा कि एक्सेस द पेशेंट्स जनरल सेंसिटिविटी लेवल टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्रूशियल फॉर रेमेडीज लाइक चाइना सेंसिटिव टू टच, कॉफिया सेंसिटिव टू पेन और थूजा सेंसिटिव टू कोल्ड। तो जो बंदे सेंसिटिव टू कोल्ड हैं तो वो फिर थूजा कैटेगरी में आएंगे। तो इस तरह करके आपकी यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है यहाँ पे। उसके बाद फिर ये है कि टाइम मोडेलिटीज के अंदर पूछा जा रहा है कि भाई वर्स्ट टाइम ऑफ डे क्या है। तो मुझे मॉर्निंग्स बिल्कुल नहीं पसंद। और बेटर डे ऑफ टाइम जो है, मुझे आई एम अ नाइट पर्सन। वर्स्ट सीजन जो है अ, यहाँ पे खैर मानसून होता है, मौसम थोड़ा सा सही नहीं होता उसके अंदर। तो ये हम कह सकते हैं, या जिसे हम पंजाब के अंदर यहाँ पे सोन पादों कहते हैं, उसका मौसम जो है वो थोड़ा सा चिपचिप वाला होता है। तो अच्छा, अब जैसे ये टर्म है ना, तो इसका मुझे इंग्लिश में नहीं आता, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई हेट सावन भादो। आई डोंट नो एग्जैक्ट वर्ड क्या है, बट इट विल, जब इसकी रेमेडी जनरेट होगी तो ये इसको खुद ही से समझ लेगा, क्योंकि उसमें मैंने बताया हुआ है कि मैं पाकिस्तान फैसलाबाद में हूँ। तो यहाँ पे ये वर्ड का क्या मतलब है ये वो अपने कॉन्टेक्स्ट में ले लेगा। ओके। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं एक और आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर चूंकि इस सेशन में इंडियंस का काफ़ी सारे अटैच हैं, पाकिस्तानी आ नहीं सके चूँकि इंटरनेट की बंदिश की वजह से। आज यहाँ पे मुहर्रम है हमारे, तो उसकी वजह से काफ़ी डॉक्टर हजरात जो है वो ज्वाइन नहीं कर सके। तो इस सेशन की रिकॉर्डिंग जो है वो उन तक पहुँच जाएगी। तो ये बताता चलो कि ये सॉफ्टवेयर आप उर्दू और हिंदी दोनों में ही आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इंग्लिश में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि दोनों को प्रॉब्लम ना हो, चूँकि लैंग्वेज तो हम एक दूसरे की समझ पाते हैं, इंडियंस और पाकिस्तानीज। पर जब स्क्रिप्ट का आता है तो स्क्रिप्ट के अंदर फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जैसे अगर इसको मैं हिंदी में कर दूंगा तो आपका इंटरफेस सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं उनके, अगर मैं पीछे जाऊं तो मैंने जो ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं वो सारी की सारी आपको हिंदी में यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं इसको उर्दू में कर देता हूँ तो वही जो अलामात जो मैंने यहाँ पे दी हैं वो यहाँ पे आपको उर्दू में भी फॉर्म आपको सारा शो हो रहा होगा। तो अभी के लिए चूंकि इस सेशन के अंदर दोनों ऑडियंसेस अवेलेबल हैं, इसके अलावा बांग्लादेश और नेपाल से भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। तो इसलिए फिर ये है कि इसको मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर देता हूँ। बट ये है कि अपनी आसानी के लिए जो लैंग्वेज आपको सही लगे आप वो चूज़ कर सकते हैं। और केस करने के दौरान ही आप लैंग्वेज स्विचिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश में कह रहे हैं और आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल ये इसी को ले लेते हैं, ठीक है, कि मुझे मौसमों की नहीं समझ आ रही यहाँ पे। वैसे तो एक कॉमन चीज़ है, बट इसको मैं उर्दू में कर लेता हूँ। तो ये पूछेगा वो मौसम जिसमें अलामात बढ़ती हैं, तो मतलब मानसून, इस तरह करके। तो ये चीज़ है। ओके, गोइंग नेक्स्ट। बेटर सीजन। बेटर सीजन मुझे विंटर पसंद है। और वर्स्ट वेदर जो है वो मुझे डैम्प वेदर नहीं पसंद, ह्यूमिडिटी नहीं पसंद मुझे, हॉट वेदर नहीं पसंद और वार्म भी नहीं पसंद, ठीक है। ये मैंने बता दिया। उसके बाद वो बेटर वेदर पूछ रहा है तो ऑब्वियसली कोल्ड वेदर, कूल वेदर। और फोकी भी ठीक है, रेनी भी ठीक है और फोकी भी ठीक है। ओके, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पोजीशन, मोशन, मोडेलिटीज। तो इसके अंदर जो है बेटर पोजीशन जो है मुझे वॉकिंग पसंद है। और वर्स्ट पोजीशन जो है मुझे सिटिंग, ज़्यादा देर बैठना नहीं अच्छा लगता, थक जाता है बंदा। तो अच्छा जी, प्रेशर मॉडेलिटी है हमारे पास। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं इनमें से कोई भी एप्लीकेबल नहीं है मेरे पे, तो ये लाजमी नहीं है कि आपने सब कुछ सिलेक्ट करना है। जो एप्लीकेबल नहीं है उसे आप लीव भी कर सकते हैं। ओके। और हाँ, बाय द वे फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इसमें सिर्फ ये वाली इन्फॉर्मेशन जो पेशेंट की है ना, ये चीज़ ज़रूरी है। बाकी सारी ऑप्शनल है। आप चाहें तो आप बेशक मेंटल दे के आप आगे चले जाएं, ठीक है, आप ये तब भी चलेगा। बट आज का सेशन हमारा है ही इसलिए कि जो फ्यूचर में भी डॉक्टर्स इसे डिटेल में यूज़ करना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ज़रा ओवरव्यू हो जाएगा। ओके, तो जनरल हमने कहाँ तक फिल कर लिया है? यहाँ तक, ठीक है। प्रेशर मोडेलिटी छोड़ दिया है। फूड मोडेलिटी में फूड डिज़ायर्स जो हैं
मुझे साल्टी बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके अलावा स्पाइसी नहीं इतना पसंद। और कोल्ड फूड मुझे अच्छी लगती है, कोल्ड अच्छा लगता है। आइस्ड बेवरेजेस मुझे पसंद हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पसंद हैं। इसके अलावा जो है मुझे चिकन भी मैं खाता हूँ, ठीक है। और मिल्क है, क्रीम है, बटर लस्सी है। पेस्ट्रीज नो। नूडल्स ओ राइस मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, ओके। तो आप देख रहे हैं कि जो जो चीज़ें आपको सही लगेंगी मे बी आप ये स्क्रीन पेशेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। और इट्स बेटर कि पेशेंट अपनी प्रोफाइल खुद करे, वो अपने फ़ोन में ऐप इंस्टॉल कर सकता है और बाद में ये प्रोफाइल आपके साथ शेयर कर सकता है। तो हमारे पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है, ओके। कॉफ़ी भी पसंद है मुझे। और अल्कोहल है, वाइन है। फास्ट फूड नहीं इतना पसंद, चिप्स ऑब्वियसली। और आप देख रहे हैं कि लाइन बाय लाइन मैं हर चीज़ को देख रहा हूँ और इसका एक बर्ड ओवरव्यू कर रहा हूँ और मुझे समझ आ रही है। और लिक्विड फूड भी मुझे पसंद है। तो ये मेरे जो हैं फूड डिज़ायर्स के जो सिम्टम्स हैं वो यहाँ पे ऐड हो गए हैं। उसके बाद फूड एवर्जन्स के अंदर इसका ऑपोजिट है कि क्या मुझे नहीं पसंद, तो मुझे स्वीट्स नहीं पसंद। और इसके अलावा जो है मटन बीफ भी नहीं मुझे पसंद। और और बटर है, शेल फिश है, घी है। गार्लिक नहीं पसंद मुझे, ऑनियन भी नहीं पसंद। सिट्रस फ्रूट है, फैटी भी नहीं पसंद, ऑयली ग्रीसी ये नहीं पसंद, रिच फूड्स नहीं पसंद, हैवी फूड, ओके। अल्कोहल आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ठीक है, ओके। अब आ जाता है फूड क्रेविंग्स कि मुझे किस चीज़ की क्रेविंग्स होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्रेविंग्स का तल्लक किन मेडिसिन के साथ है, तो वो भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट ये देगा। जैसे सल्फर है, स्पाइसी और स्वीट, मतलब जिनको क्रेविंग्स होती हैं वो यानी सल्फर कैटेगरी में आते हैं। कल्केरिया जो है वो मिल्क और एग कैटेगरीज में है। और साल्ट क्रेविंग्स जो है वो नेट्रम में और में आती हैं। तो मेरे केस में खैर साल्टी है, स्पाइसी भी है, और राइस भी है। ओके, इनफ। एग्रीवेशंस, मुझे किस चीज़ से एग्रीवेशन होती है, तो मुझे फास्ट फूड से एग्रीवेशन हो जाती है समटाइम। और ठीक है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पे ना स्पाइसी का कहीं पे सेक्शन मुझे ना शो नहीं हो रहा। तो जब कोई इस तरह की चीज़ आएगी ना तो आपने टॉप पे चले जाना है। और आपने यहाँ पे लिख देना है एग्रीवेशन फ्रॉम स्पाइसी फूड, however आई लाइक them। ठीक है, अब ये ऐसा केस है कि मुझे स्पाइसी फूड पसंद नहीं है पर मुझे उनसे एग्रीवेशन भी होती है। और मजीद कॉन्टेक्ट ऐड कर देते हैं, एग्रीवेशन लाइक चेस्ट पेन इन बैक। तो ये मैंने कॉन्टेक्ट ऐड कर दिया, ओके। मैं दोबारा नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, फूड एग्रीवेशन हो गई। और फूड एग्रीवेशन के अंदर ईटिंग पैटर्न जो है मैनी स्मॉल मील्स, और इरेगुलर तो नहीं, चलो स्मॉल मील्स कह लें। और यूजुअल डाइजेशन क्वालिटी इज गुड। थ्रस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई हैं। ओके, माजबीन आप अगर अभी भी सेशन में हैं तो आप अपना मैसेज, हाँ ठीक है माजबीन, आपने ज्वाइन कर लिया है उससे ना। अब आप अपना माइक अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। ऑल राइट, आई थिंक शी इज़ अवे। तो अगर और भी किसी का क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर सकते हैं और जो है वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि इसकी मज़ीद जो क्लैरिटी है, मे बी मैं कुछ पॉइंट मिस कर जाऊँ तो वो आप उन्हें कवर कर सकते हैं। ओके, मकसूद अहमद फारूकी ने हैंड रेज किया है जी, प्लीज़ सर पूछिएगा।
जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो। जी जी। जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है, प्लीज़ पूछिएगा क्वेश्चन अपना। आपकी आवाज़ बहुत थोड़ी आ रही है। मेरी आवाज जी आ रही है आपकी पर आवाज बहुत धीमी कम आ रही है। है कि सुन नहीं पा रहे, तो इतनी कम आ बोला रही है। ये जी आवाज जी। का जो है, जब सर माजरत के साथ आपकी आवाज़ जो है बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, इसे सुन नहीं पा रहे। आप अपना क्वेश्चन टाइप करके सेंड कर सकते हैं। हेलो। जी जी, आवाज़ आपकी बहुत कम आ रही है। तो फिर और अभी इसमें डिस्टॉर्शन भी आ रही है। आप काइंडली मैसेज पे टाइप कर दें, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। ओके, थैंक यू। ठीक है, हम मीनवाइल मैं कंटिन्यू करता हूँ। आप क्वेश्चन अपने यहाँ पे पोस्ट करते रहें तो मैं साथ साथ जो है ना आंसर करता रहूँगा। और आपका मैं हैंड रेस भी डाउन कर देता हूँ ताकि किसी और ने करना हो तो। ओके ठीक है, आपने खुद ही कर लिया है। ओके डन। ओके ठीक है, थ्रस्ट कैरेक्टरिस्टिक के अंदर जो है भाई, मैं तो बहुत ज़्यादा प्यासा हूँ, तो एक्सेसिव थ्रस्ट, बहुत पानी पीता हूँ मैं। और प्रेफर्ड ड्रिंकिंग टेम्परेचर भाई मुझे कोल्ड पसंद है, बल्कि कोल्ड भी नहीं, आइस कोल्ड पसंद है मुझे। थर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है कह लें फ्रीक्वेंट है काफ़ी ज़्यादा। ओके, एपिटाइट कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आए हम तो एपिटाइट लेवल जो है वो मेरा अच्छा, अब यहाँ पे ना बताना है कि मॉडरेट है, डिक्रीज है या वेरिएबल है या इस तरह करके है। तो मेरा मॉडरेट ही है। तो यहाँ पे आप फर्दर अगर इसमें चाहें तो ये आपको फर्दर भी डिटेल आप देख सकते हैं कि जैसे अगर आपका जो है इंक्रीज्ड है तो आपका सल्फर कैटेगरी में आएगा, पलस्टीला अगर वेरिएबल है, नक्सवोमिका अगर डिक्रीज्ड है। तो मेरा खैर यहाँ पे मॉडरेट है तो मैं मॉडरेट कर देता हूँ। और ठीक हो गया। उसके बाद एपिटाइट पैटर्न है तो एपिटाइट जो है वो एपिटाइट पैटर्न जो है वर्ड्स बिफोर ईटिंग बेटर, हाँ बेटर है। ऑब्वियसली खाने के बाद जो है वो तसल्ली हो जाती है। सम टाइम कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर पेशेंट ये रिपोर्ट करता है कि वो खाता है और खाने के बाद उसे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो यहाँ पे भी है हमारे पास नेट्रम में हो रहा है, अगर वो लूजेस एपिटाइट फ्रॉम ग्रीफ, के सम टाइम ऐसा होता है कि सदमे की वजह से उसे भूख कम लगती है या कोई गम होता है या उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसकी वजह से उसे दुख है, तो उसके लिए ये नेट्रम में हो रहा है। फिर कैलकेरिया है, अगर जो है वो इन क्रेव्स इन इंजेस्टिबल थिंग्स, इनडाइजेस्टिबल थिंग्स। और लोडियम है जिसके अंदर इंक्रीज एपिटाइट है बट लूजेस वेट। तो इस तरह ये पैटर्न है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं हम डाल सकते चूँकि काफ़ी ज़्यादा डिटेल होती है। बट ये कि आपको हल्का सा हिंट मिल जाता है कि यहाँ पे आपने क्या चीज़ जो है आपने ऐड करनी है। ओके, ऑल राइट, ठीक है। ओके, मुझे व्हाट्सएप पे ना मैसेजेस आ रहे हैं और ओके मैंने रिप्लाई कर दिया है कि वो ज्वाइनिंग कर लें। असल में वो बताया ना पाकिस्तान में ये महरम की वजह से काफ़ी इलाकों के अंदर जो है वो इंटरनेट बंद है। तो वो कुछ ने अभी एक्सेस किया है तो वो अभी ज्वाइन कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ठीक हो गया। उसके बाद स्लीप पैटर्न्स हैं तो स्लीप पैटर्न के अंदर जो है कह सकते हैं नॉर्मल 8 घंटे की नींद तो मैं ले ही लेता हूँ। तो यूजुअल स्लीप आवर्स जो है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और प्रेफर्ड स्लीप पोजीशन जो है मेरी लेफ्ट साइड राइट साइड, तो मेरी जो है वो बनती है लेफ्ट साइड। या ठीक है, रेस्टफुल स्लीप या बिल्कुल। अच्छा जी, प्रेस्पिरेशन आ जाता है कि जी पसीने की क्या सूरत हाल है। तो मुझे हम्म, अब ये स्कैंडी का मतलब क्या बनता है?
कम, हाँ ठीक है, यही मैं कहना चाह रहा था कि मुझे कम आता है। तो देखा आपने कि अगर आपको किसी टर्म की नहीं समझ आ रही तो यू कैन क्विकली चेंज द लैंग्वेज, और आपकी प्रोग्रेस भी आपकी ऑटो सेव हो रही है, यहाँ पे आप देखेंगे सेव्ड आ रहा है। तो आप जैसे जैसे फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको कोई ऐसा डर नहीं है कि डेटा लॉस हो जाएगा, नहीं। ये आपकी प्रोफाइल जो है वो बाय डिफॉल्ट क्लाउड में सेव होती जा रही है। डॉक्टर मकसूद, आपका जो क्वेश्चन है काइंडली आप इसके अंदर रिटर्न के अंदर आप भेज दें, तो मैं उसे आंसर कर देता हूँ। और माजिबीन, आपका भी क्वेश्चन था, आपने अभी तक नहीं पूछा। तो अच्छा, डॉक्टर मकसूद कह रहे हैं कि मेरा साइन अप कंप्लीट नहीं हो रहा है। डॉक्टर मकसूद, आप ऐसा करें कि सेशन के बाद जो है, मैं आप अपना ईमेल मेरे साथ शेयर कीजिएगा, तो मैं इसको देख लेता हूँ, बल्कि बाकियों के लिए भी थोड़ी सहूलत हो जाएगी। समटाइम ऐसा होता है कि आप ऐसा करते हैं कि आप जब साइन अप करते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर, वहाँ पे रोल आप पेशेंट सेलेक्ट कर देते हैं। तो जब आप पेशेंट रोल सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको डॉक्टर वाले टूल्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर ये एप्लीकेशन जो है ये पेशेंट्स के लिए भी है और डॉक्टर्स के लिए भी है। तो इस वजह से जो है ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये मैं आपका जो है देख लूँगा, हो सकता है आपने गलती से एज अ पेशेंट साइन अप कर दिया है, और ओके आपने डॉक्टर ही सिलेक्ट किया है। इसके अलावा फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है, चलें वो देख लेते हैं। एक और चीज़ भी होती है कि समटाइम आप जो साइन अप के अंदर इंफॉर्मेशन है उसमें से कोई चीज़ आप एम्प्टी छोड़ देते हैं, तो तब भी आपका साइन अप कंप्लीट नहीं होगा। आपने वो सारा फॉर्म कम्प्लीटली फिल करना है, उसके अंदर आपने अपना लाइसेंस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपने सारी चीज़ें डालनी है। और स्टूडेंट्स के लिए भी रिसेंटली हमने अप्रूवल लिया है, उसमें ये होगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो लाइसेंस नंबर के अंदर लिख देंगे अप्लाइड, और जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वहाँ पे वो जहाँ से इस टाइम पे वो पढ़ रहे हैं या वो अपनी मतलब डिग्री कंटिन्यू कर रहे हैं, उसका नाम वो वहाँ पे लिख देंगे, तो उनका भी जो साइन अप है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप जब साइन अप करते हैं तो इसमें आपने सारी डिटेल्स जो फॉर्म की हैं वो आपने इसमें एंटर करनी है। ओके, तो प्रेस्क्रिप्शन, अच्छा, तो क्वांटिटी का हमने बता दिया है। क्वालिटी का क्या हिसाब है, तो जब आता ही कम है तो मैं क्या ही बताऊं यहाँ पे। ऑयली नहीं होता, वार्म, ये ऑप्शन मैं एम्प्टी छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे आता ही कम है, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। प्रिस्क्रिप्शन लोकेशन जो है, तो लोकेशन जो है यहाँ पे मुझे जो है वो हेड पे आ जाता है, फेस पे नहीं आता, और बैक पे आ जाता है, चेस्ट पे नहीं आता, ड्यूरिंग स्लीप, नाइट स्वेट नहीं मुझे होता। ठीक है, तो ये मैंने उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है मैंने दे दी है। देन वी हैव स्टूल कैरेक्टरिस्टिक, तो स्टूल फ्रीक्वेंसी इज नॉर्मल, कंसिस्टेंसी इज सॉफ्ट, और सॉफ्ट के अंदर भी फर्दर हमारे पास ऑप्शंस हैं लाइक वॉटरी फॉर्म लाइक क्ले, तो मे बी ये कर देते हैं। और स्टूल कलर्स के अंदर ना यहाँ पे हम एक और चीज़ ऐड करेंगे कि यहाँ पे ना हम कलर्स भी शो करवाएंगे। तो ये चीज़ जो है ये यूरिन के अंदर भी और स्टूल दोनों के अंदर भी, ये चीज़ जो है ना हम यहाँ पे कलर्स भी करवाएंगे। फिलहाल जस्ट नेम्स लिखे हुए हैं, बट कलर से ज़रा बेटर आइडिया हो जाएगा जिन्हें, फॉर एग्जांपल क्ले कलर्ड, अब ये किस तरह का कलर है उसकी थोड़ी सी मज़ीद ज़रा वो चीज़ हो जाएगी। ओके, लाइसेंस डेट माइट बी रॉन्ग। ओके, डॉक्टर मकसूद कह रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ ठीक तरीके से फिल किया है बट लाइसेंस एक्सपायरी डेट माइट बी रॉन्ग। जी बिल्कुल, आपकी जो लाइसेंस एक्सपायरी डेट है वो आपकी फ्यूचर में होनी चाहिए। अगर आपने अप्लाई किया है तो आप फ्यूचर में कोई डेट डाल दें जो कि एक्सपेक्टेड डेट है, और बाद में जब लाइसेंस आ जाए तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर सुहेल जफर साहब का क्वेश्चन है, कैन मेडिकल डॉक्टर्स ऑल्सो साइन इन। ऑब्वियसली, मेडिकल डॉक्टर्स मतलब जो होम्योपैथ नहीं है। देखें, ये वैसे तो ये डेडिकेटेड टू होम्योपैथी है, बट अगर आप होम्योपैथी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो कि ऑब्वियसली आप भी डॉक्टर ही हैं, आपको सारी चीज़ों का आइडिया है, बट जो मेडिसिन कैटेगरी है वो मे भी आपका एक्सपीरियंस उसमें ना हो, तो आप यूज़ कर सकते हैं। बट आई वुड रिकमेंड कि आप पहले DHMS या BHMS जो है अ, उससे गो थ्रू करें, या फिर एटलीस्ट आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके देन उसके ऊपर पेशेंट चेक करें।
चूँकि अभी हमारे पास ना काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही हैं एलोपैथिक डॉक्टर्स की भी कि चूँकि इसके अंदर रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब रिजल्ट्स आते हैं तो फिर डॉक्टर कोई भी हो, डॉक्टर्स का मेन मोटिव तो एक ही है कि पेशेंट को क्योर करना है हमने। तो वो भी इस तरह की रिक्वेस्ट हमें आ रही हैं, बट अगेन कि ये सॉफ्टवेयर जो है ये प्योर होम्योपैथी के ऊपर है, और इसके अंदर आपको एलोपैथिक एलिमेंट्स तो नहीं मिलेंगे। हाँ, पेशेंट मैनेजमेंट और केस मैनेजमेंट के लिए अगर आप यूज़ करना चाहें तो वो आप इसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, तो इसके ये दोनों मॉड्यूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो उसको आप अपने क्लिनिक के अंदर इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, अभी के लिए यही क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट आएगा तो मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ओके, तो स्टूल कलर यहाँ पे क्लियर कलर, स्टूल ऑडोर, ओके ऑब्वियसली ऑफेंसिव ही होती है। यूरिन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो यूरिन फ्रीक्वेंसी, ऑब्वियसली चूंकि मैं पानी बहुत पीता हूँ तो यूरिन भी फ्रीक्वेंट आएगा। यूरिन कलर क्लियर है, और अडोर जो है कोई नहीं है। मेंस्ट्रुअल पैटर्न जो है ये मेरे पे एप्लीकेबल नहीं होता बिकॉज आई एम अ मेल, तो इसको मैं छोड़ दूंगा। और इनर्जी लेवल जो है मेरा काफ़ी हाई रहता है। देखा ही होगा आपने, ग्रुप में रात को भी मैसेज आ रहे होते हैं, आपको सोने नहीं देता मैं तो अच्छा जी, तो ये हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके जहन में कोई चीज़ आए कि ये फॉर्म में नहीं है, तो वो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो मैंने यहाँ पे मैनुअली फॉर्म फिलिंग की है ना, ये आप यहाँ पे मैनुअली भी लिख सकते हैं सारी सारी चीज़ें। पर फॉर्म फिलिंग का फ़ायदा ये होता है कि लेट्स से कि मुझे कोई चीज़ भूल गई है, अब जैसे लेट्स सी कि मौसमों के बारे में मुझे नहीं लगता है शायद कोई डॉक्टर पूछता होगा, तो बेटर सीजन के अंदर अब आप ये देखें कि यहाँ से आपकी मेडिसिन के साथ डायरेक्टली आपका लिंक है। जैसे फॉस्फोरस है तो वो बेटर इन समर है, कल्केरिया कार्ब है तो वो बेटर इन विंटर है, सिलीशी है तो वो बेटर इन समर है। तो आपकी एक एक क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली लिंक है आपकी मेडिसिन के साथ। तो इस वजह से जो है, और फिर ये कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वर्स्ट सीजन है तो फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे को वर्स्ट इन स्प्रिंग है तो आप उसे ट्यूबरकुलिनम जो है वो उठा के दे दें, नहीं। इसका एनालिसिस होगा प्रॉपर कि ये जो बंदा है, अभी तो हम केस पे आए नहीं है, अभी हमने पेशेंट से ये नहीं पूछा कि भाई आपको मसला क्या है, सर में दर्द है, ये है वो, कुछ भी नहीं पूछना। अभी सिर्फ उस बंदे के बारे में बात होगी कि भाई आप हैं कौन, आप किस किस्म के बंदे हैं। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारे पास इटोलॉजी। इटोलॉजी में ये है कि जी ट्रॉमा तो नहीं आपको पास में तो मिला। ओ माय गॉड, किसी ने माइक ओपन किया है कि बंद भी कर दिया है, ठीक है। ओके, तो माइक ओपन करने से पहले ना कोशिश किया करें, हैंड रेज कर दिया करें ताकि फिर मैं भी अलर्ट रहूं, और फिर हम वन बाय वन इस तरह कर सकें। अदरवाइज आप चैट मैसेज के अंदर जो है वो अपने क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। और डॉक्टर मसूद साहब, आप भी जो अपना साइन अप है उसके अंदर आप देखिएगा कि वो एक्सपायरी डेट वाला मसला आपका अगर हल हो गया तो रिपोर्ट कर दीजिएगा, ताकि बाकी जो यूज़र्स हैं मे बी सेम इशू उनके साथ भी हो तो उन्हें आइडिया हो जाए कि ये वाला मसला है तो इसको कैसे हल करना है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इटोलॉजी। इटोलॉजी में क्या चीज़ है हमारे पास कि जी हैज़ मेजर ट्रॉमा। मुझे तो नहीं है खैर, बट अगर है तो सिर्फ यहीं पे बात ख़त्म नहीं हो जाती, ट्रॉमा हिस्ट्री देनी पड़ेगी कि ट्रॉमा है क्या। उसकी हिस्ट्री का मतलब माजी में जो है उसकी डिटेल, डिटेल और हिस्ट्री काइंड ऑफ सेम चीज़ें हैं, बट थोड़ा सा फ़र्क है इसके अंदर। डिटेल के अंदर मेडिसिन कुछ और तरह की होती हैं, और ट्रॉमा हिस्ट्री का नॉर्मल ये होता है कि जो बहुत माजी में रही हो पर करंटली आपको ट्रॉमा नहीं है, मतलब कि माजी में ट्रॉमा हुआ था बट अभी नहीं है। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिल जाएगी। हाँ, और उसके बाद ट्रॉमा डेट, क्योंकि ट्रॉमा नॉर्मली ना एक बंदे को मल्टीपल ट्रॉमा नहीं होते। अगर मल्टीपल हो तो वो हिस्ट्री में आ जाता है। ट्रॉमा डेट का मतलब अगर आपको करंटली कोई ट्रॉमा है या पास्ट का ट्रॉमा है जो अभी तक आपका ख़त्म नहीं हुआ, तो वो किस डेट में हुआ है और किस एज में हुआ है। वैसे तो आपने प्रोफाइल के अंदर अपनी एज बताई हुई है तो ट्रॉमा डेट से वो आपकी एज फाइंड आउट कर लेगा, बट इट्स ऑप्शनल। तो मुझे तो खैर नहीं हुआ तो मैंने ऑफ कर दी है। सेम ग्रीफ हिस्ट्री। अच्छा, ग्रीफ में और ट्रॉमा में बहुत फ़र्क है। ग्रीफ दुख है कि मुझे किसी चीज़ का दुख है, ट्रॉमा कहते हैं सदमे को कि मुझे सदमा है उसकी वजह से मैं शॉक्ड हूँ। तो ये इसमें फ़र्क है, और सेम लाइक ग्रीफ में भी ऐसी है, आपने ग्रीफ की डिटेल देनी है और डेट देनी है कि आपको दुख है तो किस चीज़ का है।
सप्रेशन हिस्ट्री जो है, इसकी डिटेल यहाँ पे आ गई है कि डॉक्यूमेंट इफ एनी नेचुरल डिस्चार्जेस और कंडीशंस वर सप्रेस थ्रू ट्रीटमेंट। ठीक है, कि आपने पहले कोई ट्रीटमेंट करवाया हो इन होम्योपैथिक फिलॉसफी, सप्रेशन इज अ मेजर कॉज ऑफ डीपर डिजीज। सप्रेस्ड स्किन eruptions बाय स्टीरॉइड्स, ठीक है, जैसे जो लोग स्टीरॉइड्स लेते हैं, मे लीड टू एस्थमा और इंटरनल इश्यूज। सप्रेस्ड discharges ear, nose, vaginal may cause chronic conditions. Suppressed fevers by antipyretics may weaken vitality. और उसके बाद फिर जो रेमेडीज हैं लाइक सल्फर, Soronium or original remedy for the suppressed condition may be needed to restore health। तो हर चीज़ का जो तल्लक है वो डायरेक्टली आपकी जो मेडिसिन बनेगी आगे उसके साथ जा रहा होता है। वैक्सीनेशन स्टेटस ये है कि अगर आपका पार्शियल है तो आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ पे जस्ट ये लिख दें कि जो जो मेडिसिन, जो जो वैक्सीनेशन आपकी रह गई हैं वो, अगर आपको अननोन है तो आप अननोन सेलेक्ट कर दें, अगर वैक्सीनेटेड नहीं है तब भी। बच्चों के केस में नॉर्मली पार्शियल यहाँ पे सिलेक्शन होती है और उसमें आपने जस्ट लिस्ट डाउन कर देना है कि कौन कौन से इसकी वैक्सीन हो गई है। ये सिर्फ बच्चों के केस में है, नॉर्मली अडल्ट के केस में उनकी वैक्सीनेशन हुई होती है, तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे रखा है। अदर क्वेश्चंस, अगर कोई और क्वेश्चंस हैं आपके पास तो इसके अंदर आपको डिटेल मिल जाएगी, जैसे फियर फ्राइट है, एंगर है, या एंटिसिपेशन है, या एक्सपोजर टू कोल्ड वेट, मतलब इस तरह की कोई भी चीज़ है तो आप अदर क्वेश्चंस यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ओके, लेट मी चेक इफ एनीवन हैज सेंट एनी क्वेश्चन येट। नो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मियाज़मेटिक। अब मियाज़मेटिक के ऊपर तो हमारे पास एक डेडिकेटेड मॉड्यूल है मियाज़म फाइंडर के नाम से भी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। बट अभी जो हमारा मेन टॉपिक है ना, जो कि केस टेकिंग वाला है, पहले हम उस पर कंप्लीट कर लेते हैं। और ओके, मियाज़मेटिक है और मियाज़मेटिक के अंदर फैमिली कंडीशंस है, तो फैमिली कंडीशंस के अंदर डायबिटीज़ पाई जाती है, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ भी है, कैंसर, अस्थमा, मेंटल इलनेस, ये इनमें से तो खैर कुछ भी नहीं है, तो इसमें छोड़ देता हूँ। है जेनेटिक डिसऑर्डर, ये भी नहीं है। मियाज़मेटिक हिस्ट्री जो है, जो आप पेशेंट से लेते हैं मियाज़मेटिक हिस्ट्री, वो आप लेके यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। और इसके बाद आ जाता है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में ये है कि मुझे बचपन में कोई बीमारी रही हो, जैसे कि मेजल्स हुए थे, तो चिकन पॉक्स भी एक दफ़ा हो चुका है, आई थिंक चिकन पॉक्स ही हुआ था, मेजल्स नहीं हुआ था। और स्कारलेट फीवर नहीं हुआ। और whooping कफ, और अगेन अगर टर्मिनोलॉजी की समझ नहीं आ रही तो हिंदी भाइयों के लिए हिंदी में, और पाकिस्तानी भाइयों के लिए जो है खसरा, कनपड़ा, चीचक, जर्मन खसरा, काली खांसी, सुरख बुखार। और अगर इसके अलावा कोई और डिजीज है तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप यहाँ पे अपनी लिस्ट डाउन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका मियाज़मेटिक। और नेक्स्ट, अच्छा, अब ये जो मियाज़मेटिक चीज़ें पूछी गई हैं ना यहाँ पे, ये हेल्प आउट करेंगे आपका मियाज़म फाइंड करने में, तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपका एक्यूरेट मियाज़म जो बनता है ये वो भी फाइंड करके आपको देगा, वो ऑटो फिल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव एलर्जीज, फूड एंड एनवायरमेंटल एलर्जीज और ड्रग एलर्जीज। ड्रग एलर्जीज मुझे ऐसा कोई नहीं है। फूड एंड एनवायरमेंटल के अंदर डस्ट है, डस्ट एलर्जी है, और एग्रेवेशन फ्रॉम ऑनियन, ठीक है बस। करंट मेडिकेशन मेरी कोई नहीं चल रही, और हैबिट्स एंड प्रेफरेंसेस जो हैं वो मेरी, डाइट टाइप जो है आई एम अ वेगन, और जो है ठीक हो गया। स्लीप हैबिट्स जो हैं मेरी लेट नाइट्स हैं, और हैबिट्स के अंदर जो है यहाँ पे कोई सच हैबिट है तो नहीं। कैफीन, एनर्जी ड्रिंक्स, हेयर पुलिंग, टीथ ग्राइंडिंग, नोज पिकिंग, हाँ लेट नाइट्स की आदत तो है। और
डे स्लीपिंग तो नहीं है, एक्सेसिव स्लीपिंग भी नहीं है, स्क्रीन टाइम की हैबिट नहीं है, वो तो मजबूरी है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सेसिव कंपल्सिव फास्ट ईटिंग, ओवर ईटिंग, इरेगुलर मील्स, लेट नाइट ईटिंग, हाँ ये है, स्नैकिंग की भी है। इमोशनल ईटिंग नहीं, प्रोलॉन्ग सिटिंग नहीं, हैवी लिफ्टिंग, आइसोलेशन, एक्सेसिव सोशलाइजिंग और ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, एक्सेसिव वर्डिंग नहीं, ठीक है। तो इसमें जो हैबिट्स हैं वो भी मैंने अपनी बता दी हैं। एंड नाउ दिस इज द लास्ट सेक्शन जो कि समरी है, जिसमें अब तक जो मैंने प्रोफाइल पूरी अपनी फिल आउट की है, वो यहाँ पे मैं सिंगल स्क्रीन के अंदर उसका ओवरव्यू कर सकता हूँ कि मेरे अब तक के जो मेंटल सिम्टम्स हैं वो क्या है, एनर्जी और जनरल स्टेट जो है मेरी वो क्या है, और जो इटोलॉजी है वो क्या है, पेशेंट रेपर्टराइज्ड हिस्ट्री जो है वो क्या है, एडिशनल ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेव हो गई हैं ऑटो पे। और अब मैं पेशेंट्स पे टैप करूंगा तो मुझे ये जो पेशेंट है, ये भी मैं ही हूँ खैर, पर ये आज का है 25 जून, तो यहाँ पे मुझे ये शो हो गई है। और अब मैं आ सकता हूँ नेक्स्ट केसेस के अंदर, नेक्स्ट जो टैब है हमारी केसेस वाली। और अब मैं एक केस क्रिएट करूँगा। तो केस क्रिएट कैसे होगा, आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ पे ऐड केस से भी कर सकते हैं। तो मैं ऐड केस पे टैप करता हूँ। तो सबसे पहला काम आपने करना है कि जी, ये जो स्टेरिक लगा हुआ है ना, ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाकी ऑप्शनल है सारी। तो सिलेक्ट पेशेंट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे ये वाला पेशेंट है मेरा। और ये आईडी मैच कर सकते हैं हम, लास्ट पे O2 है, तो उसके भी खैर O2 ही थी। ओके, चीफ कंप्लेन। तो अभी मुझे कंप्लेन तो खैर किसी चीज़ की नहीं है, बट मैं थोड़ा सा मेकअप कर लेता हूँ। तो मुझे हेडेक है। और ठीक है, जस्ट मैंने यही कहा है कि जी हेडेक। ओके, मैं क्वेश्चंस देख लेता हूँ एक दफ़ा ज़रा। व्हाट इज अप्रूवल अथॉरिटी इन साइन अप, में भी क्या लिखना है। अप्रूवल अथॉरिटी का मतलब ये है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर आपका लाइसेंस किस अथॉरिटी ने आपका रेगुलेट किया है, तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। या जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, आई थिंक आप पाकिस्तान से ही हैं। अगर किसी और कंट्री से जैसे इंडिया से हैं, तो आई थिंक इंडिया के अंदर इंडियन होम्योपैथी करके कोई है, तो वो इसका देते हैं लाइसेंस वगैरह, तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। तो ये चीज़ है। ऑल राइट, बैक टू और सेशन। तो उसके अंदर अच्छा, नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि ऑब्जर्वेशन एंड फॉलोअप है। ये हम यूज़ करेंगे पहली मेडिसिन जनरेशन के बाद। यूज़ कैसे करेंगे, लेट से कि यहाँ पे अभी नेक्स्ट फॉलोअप डेट जो है यहाँ पे नहीं कुछ भी आ रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है AI विल अपडेट इट ऑन रेमेडी जनरेशन। तो होगा ये कि जब आप इसकी रेमेडी जनरेट करेंगे और दोबारा इसी फॉर्म पे आएंगे, तो ये यहाँ पे आपको फॉलो अपडेट शो हो रही होगी, ये ऑटो अपडेट हो जाएगी। और नेक्स्ट फॉलोअप के ऊपर पेशेंट जब आपके पास आएगा, तो आपने उसकी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ऐड ऑन करनी है। जैसे कि पेशेंट आपको आके बता सकता है कि भाई मैं ठीक हो गया हूँ, मैं नहीं ठीक हुआ, मैं कुछ ठीक हो गया हूँ, कुछ ठीक नहीं हुआ, या मुझे बेहतरी आई है, या मुझे तो एग्रीवेशन हो गई है। इनमें से वो कुछ भी बताएगा। आपने वो चीज़ अंदर ऐड करनी है, अप्लाई करना है, यहाँ पे वो सेव हो जाएगी। उसके बाद दोबारा उसी पेशेंट की आपने रेमेडी दोबारा जनरेट करनी है, तो वो आपको नेक्स्ट प्लान बताएगा कि आप मेडिसिन चेंज करके इसे क्या देनी है। तो इस तरीके से ये आपकी जो लर्निंग है, ये आने वाले डॉक्टर्स के लिए पैसिवली वहाँ पे हेल्प आउट हो रही होगी। डायरेक्टली तो आप किसी का डेटा नहीं देख सकते, इवन हम भी नहीं देख सकते किसी का। बट पैसिवली जो है वो एल्गोरिदम चूंकि फाइन ट्यून हो रहा है, तो वो जो नेक्स्ट रेमेडीज जनरेट होंगी वो इस इंफॉर्मेशन को एक्नॉलेज करते हुए नेक्स्ट रेमेडीज को जनरेट करेगा। तो इसी वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम इस सॉफ्टवेयर की जो एक्यूरेसी है वो डे बाय डे पहले से इम्प्रूव होती जा रही है। नेक्स्ट वी है प्रेजेंटिंग कंप्लेन के, लाइक स्वेयर थ्रॉबिंग, हेडेक, वर्स इन मॉर्निंग, या किस तरह की है। तो मैं चूंकि थोड़ा सा मेकअप कर रहा हूँ, फेक कर रहा हूँ, तो लेट्स फेक इट। तो हम्म, कह देता हूँ लेट्स कीप इट लाइक माइग्रेन। काफ़ी जो है वो कॉमन इशू है लोगों का। तो मैं यहाँ पे माइग्रेन ही लिख देता हूँ, माइग्रेन। आई डोंट नो स्पेलिंग ठीक है कि नहीं। MIGRGRAINE।
ओके, खैर स्पेलिंग का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, खैर यहाँ पे जो मर्जी लिखें। तो माइग्रेन लिख दिया है, प्रेजेंटिंग कंप्लेन के अंदर मैं लिख देता हूँ कि लेफ्ट साइड हेडेक। और हिस्ट्री के अंदर मैं लिख देता हूँ कि फॉर द पास्ट 3 मंथ्स। ठीक है, क्लिनिकल डायग्नोसिस कोई नहीं हुआ, एडिशनल नोट्स नहीं है मेरे पास। अब आ जाते हैं वाइटल के ऊपर। तो वाइटल अगेन आपको हर सेक्शन में ऊपर मैनुअल के लिए ऑप्शन मिलेगी। अगर आप क्विकली करना चाह रहे हैं मैनुअली, तो आप यहाँ पे एक ही में सारी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। बट आई विल गो विद फॉर्म फिलिंग। और ब्लड प्रेशर रीडिंग मेरी नॉर्मल है, और अगर आप रीडिंग लेके डालना चाहें एग्जैक्टली तो वो भी डाल सकते हैं। इसका तल्लक आपकी एज के साथ है। जैसे हर एज के अंदर हर लोकेलिटी के हिसाब से उनकी ब्लड प्रेशर की जो एवरेज रीडिंग है वो थोड़ी सी चेंज होती है। तो ये उस हिसाब से है। तो बाकी पल्स रेट जो है मेरा दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल। टेम्परेचर नहीं जी, कोई बुखार नहीं है मुझे। रेस्पिरेटरी रेट ठीक है। ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल मेरा 98% रहता है, तो मैं 98 लिख देता हूँ यहाँ पे। और अच्छा, ये ऑक्सीजन सेचुरेशन के अंदर ना आप यहाँ पे कोई वर्डिंग ऐड नहीं कर सकते। मुझे समटाइम कंप्लेन आती है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन में हम कुछ और क्यों नहीं ऐड कर पा रहे। तो ये ऑलरेडी ना नंबर पूछा गया है आपसे, तो वो नंबर SpO2 लेवल जो है वो सिर्फ नंबर ही होता है, उसमें आप और कुछ ऐड नहीं कर सकते। हाँ, ऑक्सीजन से रिलेटेड आपने कोई और चीज़ ऐड करनी है यहाँ पे, तो वो टॉप के ऊपर ऑप्शन है, वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल। करंट वेट मेरा 60 kg है, और रिसेंट वेट चेंजेस कोई भी नहीं है, बहुत स्टेबल है। एनर्जी जनरल सेंसिटिविटी जो है मेरी हाई है। और फटीक लेवल जो है नन। नन। एपिटाइट ठीक है, नॉर्मल है। एपिटाइट चेंजेस जो हैं, चेंजेस कोई नहीं है। थर्स्ट मेरी तो फ्रीक्वेंट थी, किधर गया एक्सेसिव। ओके, थ्रस्ट चेंजेस कोई नहीं है खास। थर्मल स्टेट एंड प्रेस्पिरेशन। अच्छा, अब इसमें अक्सर लोग ना क्वेश्चन करते हैं कि कुछ चीज़ें जो है ना वो पहले भी प्रोफाइल में पूछी गई हैं और अब दोबारा पूछी जा रही हैं। तो वहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा था आपकी पर्सनल प्रोफाइल के हवाले से। अब यहाँ पे आपके केस को लेके है कि अब करंटली आपके क्या सूरत हाल है। लेट से एक बंदा है जो कहता है कि जी मुझे नॉर्मली पसीना नहीं आता, बट आजकल आ रहा है। या आजकल मेरा जो थर्मल स्टेट है वो मेरा, पहले वैसे तो मुझे ठंड पसंद है, पर आजकल मेरा दिल करता है कि मुझे ना गर्माइश मिले, या मुझे थोड़ी सी जो है वो हल्की सी गर्म जो चीज़ है वो मुझे मिले। तो आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है, उसके लिए है। और अभी क्वेश्चंस जो हैं वो मैं और देख लेता हूँ। आए हैं क्या साइन अप में पहले क्लिनिक का एड्रेस देना ज़रूरी है या जस्ट ऑनलाइन भी चलेगा? बिल्कुल, इट्स अप टू यू। क्योंकि आपकी प्रोफाइल जो है वो पेशेंट्स को भी शो होगी। अगर आप उसे ऑनलाइन करेंगे, आपके पास डॉक्टर होम स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा ऑनलाइन ऑफलाइन का। अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो आपका जो क्लिनिक का एड्रेस है वो पेशेंट्स के साथ शेयर किया जाता है ताकि वो आपको विजिट कर सकें। अगर आपका क्लिनिक नहीं है, आप ऑनलाइन इंडिपेंडेंट एज अ फ्रीलांस कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे फ्रीलांसर या ऑनलाइन आप लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर है। और सेकंड आपने पूछा है अगर फिजिकल अभी रजिस्टर नहीं हुआ और ओनली ऑनलाइन है। अच्छा, आपका फिजिकल नहीं, हाँ बिल्कुल, जिनका फिजिकल नहीं है तो वो अपना ऑनलाइन वहाँ पे लिख सकते हैं। पर हाँ बिल्कुल ठीक है, पर ये कि आपको कंट्री स्टेट सिटी फिर भी देना पड़ेगा, ताकि ये जो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे वो उसके अकॉर्डिंगली आपको फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ओके, लेकिन ओके नहीं हो रहा। आपने कोई ऑप्शन ना वहाँ पे मिस ज़रूर की होगी। आप देखें कंट्री स्टेट सिटी या जो बाकी फॉर्म है, उसमें से आपने ना कोई ऑप्शन लाजमी तौर पे आप मिस कर रहे हैं। और अगर सारा कुछ ठीक है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना स्क्रीनशॉट जो है वो पूरा भेज दीजिएगा, मैं उसको एक दफ़ा देख लूँगा कि क्या इशू है। क्योंकि अगर सिस्टम में इशू हो ना तो किसी का भी साइन अप ना हो, पर अब इस टाइम पे सबका ही साइन अप हो रहा है, मतलब डेली बेसिस पे। तो कोई ना कोई इशू होगा। आप एक दफ़ा पूरा फॉर्म देखें, वहाँ पे ना कुछ होगा, यानी कि रेड रेड सा कहीं पे आ रहा होगा, तो वो चीज़ को सही करना है। ओके, हम आ जाते हैं बैक टू केस टेकिंग। तो थर्मल स्टेट आ गई हमारी। थर्मल स्टेट के अंदर चिली, कोल्ड, नॉर्मल आ गया। और थर्मल सेंसिटिविटी, अच्छा ठीक है, थर्मल स्टेट मेरा अभी भी चिली ही है। सेंसिटिविटी मुझे कोई नहीं है।
बल्कि सेंसिटिव टू हीट हो। चिलीनेस पैटर्न, नहीं कुछ भी नहीं है, फीवर पैटर्न नहीं है, नन कह देता हूँ। रेस्पिरेशन अभी तो एब्सेंट है, साइट एब्सेंट है तो साइट तो है ही नहीं। स्वेट कलर नहीं है, स्वेटेड और नॉर्मल, नन। और स्वेट टाइमिंग, इस टाइम पे चूंकि गर्मी है तो ऑन डे हम कह सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये वाइटल्स जो है मेरे यहाँ पे कवर अप हो गए हैं। अब आती है मोडेलिटी। अब ये मोडेलिटी आपकी जो हेडेक है, जो आपने चीफ कंप्लेन दी है, इसका तल्लक उसके साथ है। ठीक है, तो अब ये उसके बारे में आपने बताना है कि जो अब आपका है वो करना है। अच्छा जी, डॉक्टर मकसूद कह रहे हैं कि आपकी ऑनबोर्डिंग कंप्लीट नहीं हो पा रही। सर आप अपने स्क्रीनशॉट्स जो हैं मुझे व्हाट्सएप कर दें तो मैं देख लेता हूँ अंदर अंदर। ओके, अब हम आ जाते हैं टाइम पैटर्न ऑफ कंप्लेन। ठीक है, तो मैं कह देता हूँ जी मुझे एक्यूट है, लेट्स से। और ड्यूरेशन कैटेगरी में कह देता हूँ, बल्कि ग्रेजुअल कह देता हूँ, नहीं तो ये एक्यूट वाली मेडिसिन मुझे दे देगा। और मोस्टली का एक्यूट होता नहीं है, ग्रेजुअल होता है। और ड्यूरेशन कैटेगरी के अंदर मैं कहता हूँ कि मुझे तकरीबन डेज में होता है, और इसकी जो पीरियोडिसिटी है, मैं कहता हूँ कि भाई मुझे वीकली है। और वीक में मुझे तकरीबन दो दफ़ा होता है, लेट्स सी। ओके, मतलब कि ड्यूरेशन कैटेगरी और ड्यूरेशन वैल्यू मतलब 2 दिन और एक हफ्ते में, मतलब कि एक हफ्ते में मुझे दो दफ़ा होता है, या एक दिन रहता है, मतलब इट्स अप टू यू कि जो भी आपने सेलेक्ट करना हो। या फिर जो सही केस है उसके अंदर तो ऐसा होता है कि ये इसकी जो है ना तकरीबन 7 डेज लोगों का ऑन एवरेज रहता है। 5 6 या 5 डेज तो रहता ही है महीने में, जब कभी इसका वो यानी कि छिड़ जाता है तो। कोर्स इसका मैं कह देता हूँ क्रॉनिक। ऑल तो ये क्रॉनिक बनता नहीं है, चूंकि मैंने उसे बताया था कि मेरा 3 महीने से है, तो कंट्राडिक्शन आ जाएगी। बट चलें, लेट्स सी देखते हैं। टाइम एग्रीवेशन जो है, टाइम एग्रीवेशन जो है वो मैं कह देता हूँ मॉर्निंग। पैटर्न डिटेल्स मैनुअली आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मोडेलिटी नोट्स आपने ऐड करने हैं, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है हमारे पास modalities are crucial for homeopathic treatment selection, record what makes symptoms better or worse। तो आपने अपनी पोजीशन के बारे में बताना है कि पोजीशन इफेक्ट क्या है, कि ये जो हेडेक है ये लेटने से सही होता है कि नहीं। हाँ भाई, कह सकते हैं मोस्टली केसेस में ऐसा होता है। और ठीक हो गया। अ, अच्छा, डॉक्टर मसूद ने मेरे साथ अपना वो स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर किया है, और उसके अंदर लाइसेंस एक्सपायरी डेट डॉक्टर साहब आपकी जो है ना वो 2024 की है, तो उसे आप फ्यूचर में लेके जाएं, तो फिर ये आपका आगे हो जाएगा। तो ये एक्सपायरी डेट फ्यूचर में कर दें आप। और अपना लाइसेंस भी है जो है वो लाजमी तौर पे आप उसको करवाएं रीन्यू, चूँकि कंप्लाइंस के अंदर रहने के लिए जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है हमें लेनी पड़ती है, तो ये रीज़न है। ओके ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम तो। अच्छा, बेटर लाइंग हो गया, उसके बाद मूवमेंट इफेक्ट के अंदर आ गया बेटर बाय मोशन, वर्स बाय मोशन, ऑब्वियसली वर्स बाय मोशन होना चाहिए। और वेदर इफेक्ट में कह रहा हूँ कि मुझे जो ये छिड़ा है मुझे गर्मियों में छिड़ता है, सर्दियों में नहीं छिड़ता, तो मैं ये कह देता हूँ सीजनल इफेक्ट जो है इसके अंदर वर्स इन वेदर और वर्स इन समर। हाँ, वर्स इन समर भी मैंने ऊपर वर्स इन हीट कहा है, तो अब इन दोनों में फ़र्क है।
वर्ष इन हीट और वर्ष इन समर में। समर का मतलब ये कि आप एसी में हैं तब भी आपको वो जो उस सीजन में आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, चाहे आप एसी लगा के बैठे हैं। और टाइम मोडेलिटी जो है उसके अंदर मॉर्निंग वर्ड्स कह देता हूँ मैं। और ठीक है, तो ये चीज़ें मेरी मोडेलिटीज़ की जो है वो हमने कंप्लीट यहाँ पे लिख दी हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि इसमें टाइम एग्रीवेशन या कुछ तरह की चीज़ है तो आप वो यहाँ पे नोट्स के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। ओके, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेन एंड स्लीप। अब पेन एंड स्लीप जो है, ठीक है, हाँ, पेन एंड स्लीप के अंदर हमारे पास आ जाएगा पेन एंड सेंसेशन। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि जी पेन है कि नहीं है। तो ऑब्वियसली मेरा माइग्रेन का केस है तो पेन तो है, तो मैं यस कह दूंगा। अब आगे आ गया कि पेन है तो उसकी इंटेंसिटी क्या है। तो मैं कहता हूँ कि अनबियरेबल कह दिया तो उधर चला जाएगा, ये सिवियर कह देता हूँ मैं फिलहाल। और पेन फ्रीक्वेंसी एपिसोडिक कह देता हूँ। पेन डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिप्शन में आप उसको फर्दर डिटेल दे सकते हैं कि लाइक लेफ्ट साइड है, जो कि ऑलरेडी मैंने दे दी है, डुप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। ओके, है सेंसेशन, नमनेस है नहीं है भाई, टिंगलिंग नहीं, बर्निंग नहीं, क्रॉलिंग सेंसेशन, फॉर्मिकेशन नहीं, हाइपर सेंसिटिविटी टू टू नॉइज है। हाँ, आवाज़ से मुझे प्रॉब्लम, तो टू नॉइज मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और नेक्स्ट जो है स्लीप नोट्स, स्लीप डिस्टरबेंस है कि नहीं है, इंसोम्निया है या अर्ली वेकिंग, फ्रीक्वेंट ओवर स्लेप, नहीं जी कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। हाँ, स्लीप, एस एल स्लीप ऑल ओके। ड्रीम कंटेंट, अच्छा, अब जो ड्रीम से रिलेटेड रूब्रिक्स हैं उसमें ये है कि आपको जिस तरह के ड्रीम आते हैं आपने बता देना है, रूब्रिक्स वो खुद ही से मैच कर लेगा। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्रॉनिक एंड मेंटल। ठीक है, अच्छा, अब क्रॉनिक का सेक्शन हमारे पास पेशेंट प्रोफाइल में भी था, पर यहाँ पे और वहाँ पे फ़र्क क्या है कि वहाँ पे हमने नॉन टेक्निकल चीज़ें पूछनी है जो पेशेंट खुद भी फिल आउट कर सके, क्योंकि पेशेंट प्रोफाइल पेशेंट खुद भी फिल कर सकता है। जो केस प्रोफाइल है जो ये अब हम फिल कर रहे हैं, ये पेशेंट फिल नहीं कर सकता, ये डॉक्टर ही फिल करेगा। इवन कि पेशेंट अगर आपको अपनी प्रोफाइल शेयर करता है तो पेशेंट जो है वो अपना केस देख तो सकता है कि डॉक्टर ने क्या फिल किया है, पर वो इसे एडिट नहीं कर सकता। ओके, तो क्रॉनिक के अंदर आ जाते हैं हम, डायबिटीज स्टेटस मेरा नहीं है। और अगर है तो वो आपने बताना है, टाइप 1 कंट्रोल्ड है, टाइप 2 कंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड है, या कौन से वाला है, या न्यूली अगर डायग्नोज हुआ है तो वो, या सम टाइम होता है प्री डायबिटिक होता है तो आपने वो बताना है। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास हाइपरटेंशन स्टेटस। तो हाइपरटेंशन स्टेटस में आप अपना सेलेक्ट करते हैं, अगर कोई है तो, मेरा नहीं है। किडनी मुझे नहीं है, लिवर स्टेटस मेरा ठीक है, थायराइड भी ठीक है, एलर्जी सेवेरिटी, अच्छा, अब एलर्जी मैंने उसे पहले बताई थी एक जगह पे कि मुझे डस्ट एलर्जी है तो उसमें माइल्ड कह देता हूँ। तो करंट मेंटल इमोशनल स्टेट जो है मेरी, मोड मेरा अच्छा ही रहता है। और इमोशनल स्टेट जो है वो बहुत स्टेबल है। और एंजाइटी लेवल बिल्कुल भी नहीं है, डिप्रेशन कोई भी नहीं है, इरिटेटेबिलिटी लेवल शोर से कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो माइल्ड कर देते हैं। हैज एजिटेशन नहीं, रेस्टलेसनेस नहीं। वैसे माइग्रेन वाले बंदे को रेस्टलेसनेस होती तो है। चलें फिलहाल हम कह देते हैं कि नहीं है, चूंकि एपिसोडिक हमने सेलेक्ट किया है तो उस तरीके से। तो ये हो गया, इसके अलावा कोई सिम्टम है तो आप मैनुअली ऊपर दे सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया हमारे पास हेड ईएनटी एंड रेस्पिरेटरी नोट। और इसमें भी ऐसे ही आपके पास ओपन एंडेड फील्ड हैं जहाँ पे आप हेड, ईयर, नोज, थ्रॉट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रूब्रिक्स और नोड आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो हेडेक नोट्स में ऑलरेडी मैं सब कुछ बता चुका हूँ, हेडेक तो है।
अब हेडेक के अंदर, अच्छा वो जो पेन और हेडेक है ना, वो थोड़ा सा सिमिलर यहाँ पे इसलिए हो रहा है कि पेन किसी और चीज़ की भी हो सकती है, पर ये सेक्शन डेडिकेटेड टू हेडेक है, तो ये इसलिए फिर हम सेलेक्ट कर रहे हैं। अब हेडेक टाइप, तो माइग्रेन, या अगर थ्रॉबिंग है, ब्रस्टिंग है, या टेंशन से है, तो वो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हेडेक लोकेशन मैंने उसे आई थिंक लेफ्ट बताया था पहले, तो मैं अभी भी, ताकि कंट्राडिक्शन ना हो, तो मैं लेफ्ट साइड ही बताऊंगा। तो सिवेरिटी मॉडरेट कह देता हूँ। आई नोट्स, विजन चेंज कोई नहीं हुआ, आई डिस्चार्ज नहीं है, ईयर पेन नहीं है, हेयरिंग लॉस भी नहीं है, नोज नोज का भी कोई मसला नहीं है, थ्रॉट का भी मसला नहीं है, रेस्पिरेटरी कफ वीज नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं है, तो ये मैंने सारा नो नो कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं जीआई एंड यूरिनरी। तो जीआई एंड यूरिनरी के अंदर जो है, एंड रिप्रोडक्टिव नोट्स के अंदर, हैज़ एब्डोमिनल पेन, ऑब्वियसली नहीं है, ब्लॉटिंग नहीं है, नोजिया नहीं है, वॉमिटिंग नहीं है, हार्टबर्न नहीं है, एसिडिटी नहीं है, और बाउल एंड स्टूल पैटर्न, इट्स नॉर्मल वंस डेली, normal, has blood in stool, no. Mucus in stool, that's also no. Urinary nodes, frequency, obviously चूंकि मैं हिस्ट्री में बताया था, मैंने पानी ज़्यादा पीता हूँ और मुझे यूरिन भी उसके हिसाब से आता है, तो ये कांस्टेंट रहेगा। हैज़ बर्निंग यूरिनेशन, नो। हैज़ यूरिनरी अर्जेंसी, नहीं। नक्टोरिया, ओके। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है नक्टोरिया, तो इसको देख लेते हैं। तो ये उसने बताया, इंडिकेटिव पेशेंट यूरिनेट एक्सेसिवली एट नाइट। इन होम्योपैथी, नक्टोरिया इज एन इम्पॉर्टेंट सिम्टम, फ्रीक्वेंट वेकिंग टू यूरिनेट सजेस्ट थूचा, और कुछ मेडिसिन आगे उसने दी हुई है, ला 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 ला, तो वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो खैर नहीं है ये। हैज़ ब्लड इन यूरिन, ये भी नहीं है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेरे पे एप्लीकेबल नहीं होगा फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से। मेल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इशू है तो आप यहाँ पे ओपन एंडेड के अंदर दे सकते हैं। हम्म, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मस्कुलो न्यूरो स्किन रिलेटेड। तो ये भी ऐसा ही है कि आप इसके अंदर ओपन एंडेड फील्ड्स के अंदर अपना दे दें। जॉइंट पेन नहीं है, स्वेलिंग नहीं है, बैक पेन नहीं है, मसल वीकनेस नहीं है, मसल स्पैम नहीं है। अच्छा, टाइम बचाने के लिए अगर पेशेंट आपको ये कह देना कि मुझे मसल पट्ठों और स्किन से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, आप सिंपली ये वाली फील्ड ही स्किप कर दें। या लेट्स से कि वो कहता है कि मुझे यूरिनरी से रिलेटेड या जीआई से रिलेटेड कोई मसला है ही नहीं है, मतलब होता है ना कि आप पूछ लेते हैं पहले नॉर्मली, तो पेशेंट वैसे ही कह देता है कि नहीं डॉक्टर साहब, ये वाला मसला तो मेरा है ही नहीं, बिल्कुल ठीक है, तो उसमें आप ये पूरा पूरे का पूरा सेक्शन ही आप स्किप कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली उसके अंदर कोई मसला नहीं है, तो ये नो सेलेक्ट करना लाजमी नहीं होता। अगर आप एक सिम्टम भेज ही नहीं रहे, तो बाय डिफॉल्ट वो उसे अज्यूम करता है कि इस पेशेंट में ये मसला नहीं है, तो वो वही चीज़ें आगे बेच रहा होता है जो चीज़ें आप उसे बताते हैं। तो जैसे इसके अंदर मैं ये बेशक नो को कैंसिल भी कर दूंगा, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। तो हैज डिजीनेस, ट्रेमर, हैज बैलेंस प्रॉब्लम, स्किन और इचिंग, नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं है। क्लिनिकल बैकग्राउंड में आ जाते हैं। मेंटल फैकल्टीज कैसी हैं, फैसिलिटीज। मेमोरी मेरी थोड़ी सी पुअर ही है, भूल जाता हूँ मैं। कंसंट्रेशन मेरी बहुत शार्प है। थॉट फ्लो मेरा रैपिड है। जजमेंट मेरी अच्छी होती है। सुप्रेशन हिस्ट्री कोई नहीं है। अब आ जाते हैं मियाज़मेटिक के अंदर। अब मियाज़मेटिक के अंदर ये जो हमने पिछले फॉर्म में चीज़ें फिल की थी मियाज़म से रिलेटेड, ये वो ऑटोमेटिकली फेच करके आके ले आया है, चूंकि आपने पेशेंट इसके साथ लिंक किया हुआ है केस के साथ, तो इसने वहां से फेच करके यहाँ पे वो खुद ही से ले आया है। और उसके बाद डॉक्टर्स मियाज़म असेसमेंट, अगर आपको आपकी अपनी असेसमेंट है, आपको लगता है कि ये जो पेशेंट है ये सोरा का है, या फिर ये सिफिलिस का है, या फिर साइकोसिस का है, तो आप अपने हिसाब से इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसे ओपन छोड़ दें, या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी तो आप यहाँ पे दे दें। ये वाली सिलेक्शन ये ऑटोमेटिकली कर लेगा जब हम रेमेडी जनरेट करेंगे। ओके, लास्ट सेक्शन हमारा आ गया है इन्वेस्टिगेशन का।
और इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमारे पास आ जाती हैं लैब फाइंडिंग्स। जो आपकी लैब के रिजल्ट्स हैं आपने वो यहाँ पे लिखने हैं। किसी की हड्डी टूटी है, कुछ तरह का मसला है, तो इमेजिंग फाइंडर, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, ये वो वाले रिजल्ट्स रिजल्ट्स आपने बताने हैं। कि लेट्स से कि अगर किसी की बोन फ्रैक्चर है तो आपने सिंपली लिख देना है कि बोन फ्रैक्चर है, यहाँ से फ्रैक्चर है, या जो भी उसकी फाइंडिंग्स होंगी वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब नॉर्मल रिजल्ट कोई है तो वो यहाँ पे दे दें। डिजीज़ की जो सेवेरिटी है, असेसमेंट सेवेरिटी आपकी है तो वो मॉडरेट है। और ये फिर आपका तय करेगा कि अभी केस आपका क्यूट है या किस हिसाब से है। तो ये जो आपकी असेसमेंट है उस हिसाब से ये फिर आपका मेडिसिन की वो टाइप देगा, और आपकी जो है उसकी पोटेंसी है मेडिसिन की, उसकी सिलेक्शन में यहाँ से पता लगेगा कि ये सिलेक्शन किस तरीके से करेगा। बाकी नीचे होम्योपैथिक असेसमेंट है, आप देना चाहें दे दें, अदरवाइज आप ऑप्शनल छोड़ दें। और नेक्स्ट वी हैव समरी, जिसके अंदर जो आपने अब तक डिटेल दी है वो आप यहाँ पे सारी रिव्यू कर सकते हैं कि अच्छा ये पेशेंट का ये मसला है। हर चीज़ जो है वो यहाँ पे हमने ले ली है पेशेंट से रिलेटेड। ओके, अब हमारा क्या हो गया है, हमारा मुश्किल मरहला हल हो गया है। अब हर पेशेंट के लिए आपको जस्ट इतनी सी जद्दोजहद करनी पड़ेगी कि आपने उसकी पेशेंट प्रोफाइल बनानी है, और सेकंड नंबर पे आपने उसकी केस प्रोफाइल बनानी है। अब ये दोनों चीज़ें हो गई हैं। अब तीसरा चीज़ है, तीसरा सेक्शन है हमारा रेमेडीज़ का, जो कि एक जादुई सेक्शन है। और यहाँ पे हम टैप करेंगे प्लस के ऊपर अगेन, और ये आ गई हमारी डी होम्यो एआई रिसर्च। और यहाँ पे हम पेशेंट सिलेक्शन कर लेंगे, जो कि हमारा 25 जून वाला है, ये वाला पेशेंट, O2 लास्ट में आईडी थी उसकी। और ये मैं इस पर टैप कर दूंगा। अब जैसे ही मैं टैप करूंगा तो इससे रिलेटेड जितने भी एक्टिव केसेस हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्टिव केसेस जो हैं यहाँ पे एक शो हो रहा है, जो कि अभी एक ही दिया है हमने। और इसके बाद मैं कर देता हूँ जनरेट रेमेडी। तो ये क्या करेगा, रेमेडी जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो रेमेडी जनरेट होना स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे इसका थोड़ा सा अगर मैं जूम आउट करूँ तो ठीक है। तो ये जैसे जैसे रेमेडी जनरेट होगी ये आपको बताएगा भी कि रिव्यूइंग के बैकएंड पे क्या हो रहा है इस टाइम पे। केंट रिपर्टली जो है ये उसको एनालिसिस कर रहा है इस टाइम पे, एलन मटीरिया मेडिका को ये एनालिसिस कर रहा है। और मतलब बैकएंड पे इसके जो भी चल रहा है पास्ट केसेस देख रहा है। और पहले ये क्या करता है कि ये सारे मटीरिया मेडिका और रिपर्टलीज को देखता है, उसमें से जहाँ पे आपकी मैचिंग ज़्यादा होती है फिर ये फर्दर उसको उसको सिलेक्ट करके उसके अंदर आपकी डीप रिसर्च कर रहा है। तो इस टाइम पे कह लें कि विद इन 30 सेकेंड्स के अंदर आपकी जो रेमेडी है वो जनरेट हो जाती है यूजली। अभी ये मियाज़मेटिक बैकग्राउंड आपका वैल्यूएट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल फिट देख रहा है, और ये लें। तो ये तकरीबन मेरे ख्याल से शायद 20 सेकेंड्स या 10 to 15 सेकेंड्स के अंदर जो है वो उसने आपको जो है रेमेडी जनरेट कर दी है। और हमारे पास जो रेमेडी आई है वो इस तरीके से आएगी। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि क्लैरिटी हो जाए। ओके, तो ये प्रिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर ये पेशेंट आ गया। हाइलाइट्स के अंदर उसने नोट किया है कि टेम्परामेंट काम है, थर्मल प्रेफरेंस लाइक कोल्ड, डिजायर साल्ट, वेरी साल्ट, एलर्जीज उसने दे दी है। अच्छा, अब प्रेस्क्रिप्शन में उसने मुझे दी है सीपिया 200 सिंगल डोज उसने दी है मुझे, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा एक्यूट में नहीं लेके गया, क्रॉनिक में लेके गया हूँ। तो उसके लिए उसने सिंगल डोज और 200 सी के अंदर उसने मुझे कहा है। तो अब एक ही डोज देनी है आपने, और 28 दिन के बाद उसका नेक्स्ट फॉलोअप होगा। तो ये देखिए नेक्स्ट फॉलोअप डेट भी उसने बता दी है, 23 जुलाई 2026, और यहाँ पे भी आपको शो हो रही है। और दूसरा क्या है, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ, व्यू थोड़ा सा बेहतर हो जाए। तो यहाँ पे आपको अगर मैं दोबारा केस में जाऊँ, और अभी प्रेस्क्रिप्शन को हम देखेंगे, पर मैं अभी दोबारा केस में गया हूँ, और केस में यहाँ पे देखूंगा, ये देखें ये सोरा उसने सेलेक्ट कर लिया है खुद ही से। मतलब मेरा जो म्याज़म है वो भी उसने सेलेक्ट कर लिया है, और जो मेरी फॉलोअप डेट है नेक्स्ट वो भी उसने सेलेक्ट कर लिया है। तो आज 25 जून है तो उसने कहा नेक्स्ट आपने 23 जुलाई को आना है। तो और यहाँ पे अगर मैं मियाज़मेटिक में जाता हूँ तो ये देखें, ये हमने यहाँ पे मियाज़मेटिक बैकग्राउंड ओपन छोड़ दिया था, तो वो उसने ऑटो फिल करके ये सोरा सेलेक्ट किया है। अब ये किया क्यों है, ये मेडिसिन क्यों सिलेक्शन की है, इसका जवाब आपको मिलेगा प्रिस्क्रिप्शन में। ओके, तो प्रेस्क्रिप्शन आ गई। अब प्रेस्क्रिप्शन में सिंगल डोज आ गई, ड्यूरेशन 28 डेज आ गया, इनटेक मेथड आपको बताया गया है। अब होता क्या है कि जी समटाइम पेशेंट जो है वो दूध के साथ मेडिसिन ले रहे हैं, या फिर वो
चाय कॉफ़ी के साथ ले रहे हैं, तो उससे तो असर ही नहीं होता। तो ये चीज़ आपने पेशेंट को ज़रूर बतानी है। और कुछ मेडिसिन जो है वो दिन में लेने से इफेक्टिव है, कुछ रात में लेने से इफेक्टिव है, तो ये यहाँ पे मैटर करता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जी टेक 4 pills ऑन एन एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग। ठीक है, एम्प्टी स्टमक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मॉर्निंग इंपॉर्टेंट है। अलाउ देम टू डिजोल्व अंडर द टंग विदाउट टचिंग देम विद योर हैंड्स। अब ये इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सम टाइम क्या होता है कि पेशेंट ने, उसके हाथ गंदे थे, बैक्टीरियल थे, या मे भी कोई इस तरह का इन्फेक्शन उसके मे भी हाथों पे हो। और होम्योपैथी मेडिसिन में तकरीबन, मेरे ख्याल से, मेरी एस्टिमेट के मुताबिक 80% जो पेशेंट है, वो आप जो उन्हें शीशी देते हैं, डब्बी देते हैं, उसको पुड़िया बना के देते हैं, या कुछ भी आप देते हैं, आपने जो 4 pills कहना है ना, तो वो 4 pills या प्लास्बो देते हैं, कुछ भी ऐसे देते हैं, उन्होंने वो उसकी 4 गोलियां सेपरेट करनी है, और उससे पहले उन्होंने हाथ पे डालना है। ठीक है, हाथ पे डालेंगे तो वो हो जाएंगी कंटेमिनेट, और हो सकता है कि उसकी रिएक्शन में आपका केस खराब हो जाए। तो ये इतनी बारीकी हैं जो आपने पेशेंट को बतानी है, जो कि आपका रिजल्ट सही लाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो ये अच्छा, उसके बाद फिर पेशेंट एडवाइस है कि आपने पेशेंट को एडवाइस क्या करनी है। तो एडवाइस के अंदर क्या है कि जी ऑब्जर्व फॉर चेंजेस इन योर माइग्रेन सिम्टम्स, एनर्जी लेवल्स, मूड एंड अदर जनरल सिम्टम्स। कीप अ डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ एनी चेंजेस पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि आपके जो सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज आपने सेलेक्ट की हुई है, लेट्स से कि आपने अगर उर्दू सेलेक्ट की होती, तो आपको प्रिस्क्रिप्शन उर्दू में यहाँ पे जनरेट होनी थी। अगर केस आप बेशक जिस मर्जी लैंग्वेज में करें, प्रेस्क्रिप्शन जब आपने जनरेट करनी है, आपने अपनी ऐप की लैंग्वेज उस हिसाब से चेंज कर लेनी है। फर्दर इसमें ये है कि लेट्स से कि आपने इंग्लिश में जनरेट कर ली है, बट आप चाहते हैं कि इसका थोड़ा सा उर्दू भी मुझे मिल जाए, या कोई और ट्रांसलेशन, जैसे बांग्लादेश से रिक्वेस्ट है काफ़ी, नेपाल से है, इंडिया से है, कि वो डॉक्टर्स रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो है इसकी जो ट्रांसलेशन है वो भी किसी तरह निकल पाए। तो उसका ये है कि आपने क्रोम में जाना है, मैं आपको उसका थोड़ा तरीकाकार बता देता हूँ। ओके, आपको पूरी टैब इस टाइम डिस्प्ले हो रही है। तो आपने न्यू टैब में जाना है, और न्यू टैब के अंदर आपको कॉर्नर पे ये कस्टमाइज क्रोम करके शो हो रहा होगा आपको यहाँ पे ना, तो आपने उस पर टैप कर लेना है। कस्टमाइज क्रोम, अच्छा, इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी तो ये आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। आपने टूल बार में जाना है, टूल बार में जाके आपने यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है सर्च दिस टैब विद गूगल लेंस। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपने इनेबल कर लेना है। ये ऑप्शन जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको आपकी बार में शो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि आप गूगल लेंस को सिलेक्ट करें। ठीक है, और आपने जो सेक्शन आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, आप वो सेक्शन जो है उसे सिलेक्ट कर लें, फॉर एग्जांपल दिस सेक्शन, और उसके बाद आप ट्रांसलेट पे टैप कर दें। तो अब ट्रांसलेट के बाद फिर क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे साइड पे ट्रांसलेशन उसकी आ जाएगी सारी। तो इस तरीके से लेट मी चेक कि आपको नज़र आ रहा है, हाँ ठीक है, सबको आ रहा है। तो आप इसको किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, इवन आफ्टर द रेमेडी प्रिस्क्रिप्शन। तो ये चीज़ है। तो ओके, ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी कॉन्फिडेंस। तो इसकी जो एक्यूरेसी है, जितने सिम्टम्स मैंने दिए हैं, जो कि वो झूठ मूठ के थे, इतने सही तो नहीं थे, बट फिर भी 90% जो है इसे कॉन्फिडेंस है कि अ, मतलब ये जो माइग्रेन है वो इससे ठीक हो जाएगा। और नेक्स्ट फॉलोअप के अंदर आपने अगली जो चीज़ें हैं आपने वो बतानी है। और मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, हाँ, बिलाल इसाक साहब कह रहे हैं टू लॉन्ग प्रोसेस। बिलाल साहब, ये तो करना पड़ेगा। देखिए, एक्यूरेसी चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो ये तो करना पड़ेगा। हाँ, प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए वो जो ऊपर मैनुअल ऑप्शंस पड़ी हुई है ना, आप उनमें डाल दें चीज़ें। तो पर ये है कि अगेन वही बात है कि जब सारे सिम्टम नहीं जाएंगे तो एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो ये तो खैर कह लें होम्योपैथी के अंदर एक चीज़ है। अच्छा, फिर आ जाती है आपके पास रीजनिंग। तो रीजनिंग के अंदर आपकी जो रेमेडी टाइप, जो इसने पॉलीक्रेस्ट आपकी रेमेडी सेलेक्ट की है, वो उसने क्यों की है, उसकी उसने रीजन दी है प्रॉपर, कि जी सीपीआई selected as polycrest remedy due to strong constitutional fit covering patients mental generals, physical generals like thermal, thirst, food and particular symptoms, migraine modalities, tool characteristic. The totality of symptoms point clearly to CPR, making it similar for chronic case.
अब अगर आप इसको एक एक्यूट केस देंगे तो उसका ये टोटली डिफरेंट लेके चलेगा एक्यूट के केस के अंदर, ठीक है। तो क्रोनिक का ये अलग से लेके चलेगा, एक्यूट को अलग से, मतलब डिपेंड करता है केस टू केस। ओके, उसके बाद आ जाता है रेमेडी टाइप एवेल्युएशन। तो रेमेडी टाइप एवेल्युएशन के अंदर ये सीन है हमारे पास। अच्छा, ये हो गया पोटेंसी एंड डोजिंग प्लान का भी उसने आपको दे दी जस्टिफिकेशन कि इसका ये प्लान क्यों बनाया गया है। और गिवन द क्रॉनिक नेचर ऑफ माइग्रेन, मैंने बताया कि मैंने 3 महीने पुराने उसे बताया कि मुझे ये है प्रॉब्लम, तो क्रॉनिक में ले गया है इसे। उसके बाद इनटेक मेथड रेशनल है तो उसके बारे में उसने बता दिया, तो उसने प्रॉपर आपको जस्टिफिकेशन दी है कि ऐसा क्यों है। फिर करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जो हैं उसने वो बता दिए हैं कि क्या है। ऑल्टरनेटिव रेमेडीज भी बता दी हैं, ठीक है। कि अगर फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड है और राइट साइड टेंडेंसी है बट कवर्स परफेक्टलिज्म सम फूड वेरिएंस क्ले स्टूल, तो उसके लिए आपकी जो बनेगी वो आपकी बनेगी लाइकोपोडियम। इसकी नेट्रम में और भी बन सकती है, अगर लेफ्ट साइडेड हेडेक है साल्टी क्रेविंग, तो ये वाली भी बन सकती है, और इसकी नक्स वोमिका भी बन सकती है। बट अगेन इनके साथ थोड़े थोड़े आपके सिम्टम्स जो हैं वो वेरी करेंगे, कि वो आपको बता रहा है कि अगर इसमें ये चीज़ भी हो तो इसकी मेडिसिन आपने ये वाली देनी है। फिर आ जाता है हमारे पास की रूब्रिक्स। तो वो जो रूब्रिक्स थे ना जो हमने डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में और अपने हिसाब से दिए थे, तो वो उसने ऑटोमेटिकली रूब्रिक्स निकाल के ये आपको आपके सारे रूब्रिक्स भी दे दिए हैं। और उसके बाद मटीरिया मेडिका जो उसने यूज़ किया है वो उसका एनालिसिस उसने दे दिया है। और जो सोर्सेज और रेफरेंसेस इस रेमेडी के अंदर यूज़ हुए हैं, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा डेटा यूज़ हुआ है, बट जो मेजोरिटी जहाँ से मैचिंग आई है वो कैंट रेपर्टरी आपकी सिंथेसिस है, और बोरिक मटीरिया मेडिका है, और कैंट मटीरिया मेडिका है। तो ये है। और इसके नीचे आपकी वही प्रोफाइल है जो आपने फिल आउट की है सारी, ये उसकी डिटेल है और ये आपकी केस हिस्ट्री है। ओके, तो ये हो गया हमारा 3 स्टेप में इजी प्रोसेस। ऑल दो मैं तो इसे इजी कहूँगा क्योंकि इसमें टाइम ज़रूर आपका लग रहा है, पर एक्यूरेसी और रिजल्ट्स अच्छे हैं। अच्छा जी, बिलाल इसहाक साहब का आगे और उन्होंने मैसेज किया, ऑल्सो गिव मंथली पैकेजेस एंड एनुअली। अच्छा सर, पैकेजेस पे आ जाते हैं, उससे पहले मैं थोड़ा सा ये म्याज़म फाइंडर का थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद मैं पैकेजेस पे भी आता हूँ। तो म्याज़म फाइंडर के अंदर ये है हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप ये वाला मॉड्यूल फ्री है, ठीक है। अच्छा, अब एआई ने भी म्याज़म फाइंड किया है, वो पेड है, उसके लिए आपका एक क्रेडिट लगेगा। बट अगर आप वैसे अपने तौर पे यूज़ करना चाहते हैं म्याज़म फाइंडर, तो आप यहाँ पे आप ये अपने जो सिम्टम्स हैं वो आप यहाँ पे डालते जाएं। लेट्स से कि मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि एंजाइटी विद रेस्टलेसनेस है, और क्रॉनिक वरी आप देखेंगे यहाँ पे ना स्कोरिंग हो रही है कि अब ये दो चीज़ें हैं, तो इसमें रिंगवर्म 2 है और सोरा जो है वो 4 है। तो सेकेंडरी इसमें रिंगवर्म बन रहा है, ठीक है। मैं और ऐड कर देता हूँ अंदर, और फिजिकल के अंदर भी 2 4 ऐड कर देता हूँ। फैमिली के अंदर हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, और पास्ट में चिकन पॉक्स रह चुका है। तो अब आप ये देखें कि मेरा सोरा बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब सोरा जो है, और जो मेरा ट्यूबर ट्यूबरकुलर है, और टाइफाइड है, और मतलब इनके भी स्कोरिंग मेरी यहाँ पे हो रही है। और यहाँ पे जो मेरा बना था क्या नाम है केसेस के अंदर, वो भी मेरा सोरा ही बना था, ठीक है। तो वो एआई भी जो है, पर एआई ज़रा थोड़ा सा करता है डीप एनालिसिस, तो ये जो है थोड़ा सा टेम्परेरी तौर पे है, और ये किसी प्रोफाइल के साथ लिंक नहीं है, ये टेम्परेरी है। आप यहाँ से क्लीन करें, क्लीन करके आप दोबारा से किसी और पेशेंट के लिए भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मियाज़म फाइंडर जो है, ये भी एप्लीकेशन डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट थी कि हमें बताया जाए इसका। और सम टाइम ये कि आपके थोड़े से मिक्स भी होते हैं, जैसे सम टाइम एक ही होता है आपका जो प्राइमरी म्याज़म है, सम टाइम आपके प्राइमरी और सेकेंडरी दो म्याज़म निकलते हैं। जैसे लेट्स सी, यहाँ पे ये सेकेंडरी कह रहा है, तो अभी कुछ ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे तो ये मे बी सेकेंडरी को ख़त्म ही कर दे। मेरे केस में हुआ था अभी पहले ना, तो खैर यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे फिर ये सेकेंडरी नहीं देगा, सेकेंडरी को यहाँ से गायब कर देगा। ओके, अब आ जाते हैं हम इसके पैकेजेस के ऊपर। तो ये डॉक्टर्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं, ये सब्सक्रिप्शन आ गई, ठीक है।
अब सब्सक्रिप्शन के अंदर इसके क्या सीन है कि ये हमारे पैकेजेस हैं बेसिकली, और इनकी जो प्राइस है वो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मुनासिब है। इसमें सिल्वर पैकेज के अंदर आपको 30 क्रेडिट मिलते हैं, गोल्ड के अंदर 80 मिलते हैं, डायमंड में 150, और प्लाटिनम में आपको 300 क्रेडिट मिलते हैं। सिल्वर में आपको जो पर पेशेंट कॉस्ट आएगी वो 185 आएगी, गोल्ड में 139, डायमंड में 1111, प्लाटिनम में 74। तो ये इनके प्राइस कंपैरिजंस हैं, और प्राइस कंपैरिजंस के अलावा जो है मंथली इनकी जो यानी कि वैलिडिटी है वो इनकी 1 मंथ होगी। और 1 मंथ के अलावा यहाँ पे क्रेडिट रोल ओवर का कॉन्सेप्ट या फीचर अवेलेबल है कि अगर आप एक्सपायरी से पहले पैकेज को रीन्यू करवा लेते हैं तो आपके जो पिछले महीने के क्रेडिट्स जो बचे हुए हैं वो अगले महीने में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये इसके पैकेजेस हैं। और बाकी ईयरली पैकेजेस जो है ना वो हम अभी मतलब ग्लोबली तो नहीं इंट्रोड्यूस करवा रहे, बट अगर आप लेना चाहें तो उसके लिए आप अलग से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ईयरली भी आप ले सकते हैं, बट उसके अंदर ये है कि वो आपको प्लैटिनम रेट के हिसाब से मिलेगा, प्लैटिनम से ज़्यादा डिस्काउंट आपको नहीं मिल सकता, मतलब 74 पर पेशेंट के हिसाब से आपको वो मिलेगा। तो उसमें ये है कि ईयरली आपने कितने क्रेडिट्स लेने हैं, तो आपके जो नंबर ऑफ क्रेडिट्स हैं उस हिसाब से फिर इंक्रीज हो जाएंगे, पर ये 74 से कम में नहीं। और ये पाकिस्तानी है, ठीक है, जो इंडियंस देख रहे हैं उनको ये वाली प्राइस INR में शो होगी, ठीक है। तो INR की प्राइसिंग डिफरेंट है, तो मैं अभी पाकिस्तान से चूंकि मैंने ओपन किया है तो ये है। तो जब आप इंडियंस जो हैं वो ओपन करेंगे इसे अपने पास तो उन्हें प्राइसिंग इंडियंस जो करेंसी है उसके अंदर शो होगी। प्राइसिंग सेम ही है, बस जो करेंसी कन्वर्जन है जस्ट उसका फ़र्क आएगा। तो जी बिलाल इसहाक साहब, बाकी अगर आप जो हैं जैसे बिलाल साहब कह रहे हैं कि टू लॉन्ग प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है, तो अगर आपके कोई फीडबैक है कि अगर ऐसा करें तो ये प्रोसेस को हम मज़ीद शॉर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर बताएं, क्योंकि ओबियसली हम भी यही चाहते हैं कि जो होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं उनके लिए जितनी फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है वो हम करें। और बाकी ये कि फेलोशिप के अंदर आप जो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं डॉक्टर हजरात, आप उनसे यानी कि कनेक्ट हो सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस जो है वो आप शेयर कर सकते हैं आपके इलाके में जो भी हैं। तो और बाकी ये क्या फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, जैसे लेट्स से कि मैं पाकिस्तान के देखूं तो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर पंजाब से ये सारे डॉक्टर जो हैं पाकिस्तान में पंजाब से बिलोंग करते हैं। तो अ, बाकी ये कि इसको इवन अगर आपने सिटी वाइज करना है तो आप सिटी वाइज भी कर सकते हैं। लेट्स से अगर हम फैसलाबाद का देख लेते हैं, लेट्स से तो ये फैसलाबाद से हैं, और लाहौर से देखें तो ये लाहौर से हैं। तो बाकी यहाँ पे आपको सारे डॉक्टर्स नहीं शो होंगे, आपको सिर्फ वही डॉक्टर शो होंगे जो इस टाइम पे ऑनलाइन है। तो यहाँ पे क्या सीन होता है कि ये जब आप होम में जाते हैं तो होम के अंदर आपके पास यहाँ पे टोगल है, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन। जैसे ही आप ऑनलाइन करेंगे तो आप डॉक्टर्स की डायरेक्टरी में शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, और आप सारे जो इस प्लेटफॉर्म पे जितने पेशेंट हैं आपकी प्रोफाइल उनको डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप ऑफलाइन कर देंगे तो आपकी प्रोफाइल वहाँ से हिडन हो जाएगी। तो डॉक्टर्स जिस टाइम पे अवेलेबल होते हैं जो ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो क्लिनिक और जो उनके होते हैं तो वो इसे ऑनलाइन कर लेते हैं अपने टाइम पे, और जब वो अवेलेबल नहीं होते तो वो इसे ऑफलाइन कर लेते हैं। और इसके अलावा ये है कि आपको टिप्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे इसके पॉडकास्ट वगैरह शेयर किए जाते हैं जिसके अंदर इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको देखने में मिल जाती है। और बाकी ये कि वेबिनार की भी जो रिकॉर्डिंग है, जैसे ये वाला वेबिनार है तो बहुत से लोग जो है वो ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज कनेक्शंस की वजह से अटेंड नहीं कर पाए आज का। तो मुझे अभी भी मैसेज वगैरह कुछ के आ रहे हैं सिम के ऊपर कि उनका इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है आज। तो वो फिर रिकॉर्डिंग्स देख लेंगे। और बाकी ये है कि आपने अपनी ऐप में जाके तो आपने ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। और ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसके अंदर आपको फर्दर मल्टीपल ग्रुप्स मिलेंगे, जो पाकिस्तान का सेपरेट है, इंडिया का सेपरेट है, बांग्लादेश का सेपरेट है। और वहाँ पे फिर ये है कि हम ओपनली जो है वो डिजी होमियो के केसेस को डिस्कस कर सकते हैं अपनी, यानी कि चिट चैट कर सकते हैं। और बाकी अगर आपने फर्दर जो आने वाले इवेंट्स हैं या सॉफ्टवेयर की जो यानी कि अपडेट्स आ रही हैं या क्या नए फीचर्स आ रहे हैं डेली, उसके लिए आप चैनल को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के अंदर लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसमें जो ज़्यादा काम किए हैं वैसे लिंक्डइन है और फेसबुक है। चूँकि इंस्टाग्राम के ऊपर इमेजेस शेयर की जाती हैं तो इमेज के अंदर अपडेट्स कम ही आती हैं, तो बट ये कि इस पे भी हम शेयरिंग कर रहे हैं।
और पेशेंट के साथ आपने ऐप शेयर करनी है तो ये उसका क्यूआर कोड है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। आपका खुद का जो क्यूआर कोड है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप जब यहाँ पे टैप करेंगे डॉक्टर क्यूआर कोड, और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो क्यूआर कोड है, ये जो आपकी प्रोफाइल है, ये आप किसी भी पेशेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। वो इसे जब स्कैन करेगा तो उसकी वो जो प्रोफाइल अपनी कंप्लीट करेगा तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी उसकी। एंड देन फिर आप उसका आगे केस टेकिंग उसकी कर सकते हैं। तो अभी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं, तो मैं वन बाय वन करके आपके आंसर दूंगा। ओके, बिलाल इसहाक साहब ने कहा है ओके थैंक्स। तो आई होप कि आपके लिए ये इतना लॉन्ग प्रोसेस ना हो। तो आप जो उसमें जो ओपन एंडेड फील्ड्स है ना, आप उनको यूटिलाइज करके तो आप इस पे काम कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप सब में से जो नए लोग हैं उनको ऑलरेडी फ्री क्रेडिट्स उनके अकाउंट में जो है वो उन्हें ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो आप उनको यूटिलाइज करके तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। और बाकी एज कमिटेड के जैसे इसके अंदर पेशेंट मैनेजमेंट है, केस मैनेजमेंट है, मियाज़म फाइंडर है, और आपकी जो मार्केट प्लेस है, दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके आपको कोई चार्जेस वगैरह जो है वो आपको पे नहीं करने हैं। सो दिस इज़ इट। बाकी आपका कोई क्वेश्चन है तो हम 5 मिनट तक वेट करेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इस सेशन को फिर वाइंड अप कर देंगे। आप बेशक अपना जो माइक है वो ऑन करके भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑल राइट, डॉक्टर कुलसूम ने हैंड रेज किया है जी। मैम प्लीज़ आप अनम्यूट करके आप आपको क्वेश्चन पूछ सकती हैं जी। जी वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपका जो किया हुआ है जॉइन कब से मैं सुन रही थी, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने चीज़ें बताई हैं और मैं इसको काफ़ी अरसे से यूज़ भी कर रही हूँ, रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। एक चीज़ में मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी जो कि जी जी अभी मुझे फील हुआ कि मुझे अभी ही आपसे पूछ लेना चाहिए। वो जी ये जी कि अगर एक पेशेंट हमारे पास आता है, उसके मल्टीपल इश्यूज होते हैं, जैसे वो हमें आया वो तो एक चीज़ के लिए, लेकिन वो बैठे बैठे जी मुझे ये भी चीज़ मेरी ज़्यादा है, मेरी ये मतलब मीन्स के क्रॉनिक इश्यूज होते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि साइनस के लिए पेशेंट आया, लेकिन मेरे पास जैसे साइनस की एक पेशेंट थी, तो परेशान तो वो साइनस की वज़ह से भी हैं, साथ वो ये कह रही है मेरे घुटनों से भी बहुत आवाज़ें आती हैं, मेरी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हैं, कड़ाकों की आवाज़ें आती हैं और जी जी चलने-फिरने से तकलीफ़ मेरी बहुत ज़्यादा है। तो हम चीफ़ कंप्लेंट में तो ये 3-4 चीज़ें डालेंगे। जी जी तो लेकिन जब हम आगे जाएँगे केस पे, जिस तरह वो हर चीज़ का वो पेन का अलग पूछ रहा है, मस्कुलों का अलग पूछ रहा है, हर चीज़ का वो अलग-अलग पूछता है ना, तो जी जी उसमें समटाइम जो है ना वो थोड़ा-सा फ़र्क आ जाता है पेशेंट की उस चीज़ में कि नहीं साइनस में तो मेरे ये इश्यूज़ हैं, लेकिन जी मेरे पेन वाले दूसरे जो हैं वो ये इश्यूज़ हैं, साथ मेरे फलाने-फलाने ऐसे हैं। तो वो फिर हम जे जितने भी आपने ये जो बॉक्स खाली दिए हैं वो फिर हम वहाँ पे उसका मेंशन कर दें, या क जैसे हम उस वक़्त किस उसकी बीमारी को माइंड में रख के उस फॉर्म जो है वो सारे फिल करेंगे? या हम एक-एक वन बिल्कुल। बाय वन करेंगे, एक दफ़ा पे जैसे उससे पूछेंगे जी आज आप जिस तकलीफ़ के साथ आई हैं पहले हम उसको डील करेंगे, जो उस वक़्त उसको तकलीफ़ ज़्यादा है पहले हम उसको करें, वो जब ठीक होगी तो फिर हम दूसरे को करें। अगर हम इस तरह से करेंगे तो फिर तो ये क्लासिकल होम्योपैथी वाला तो नहीं रहा ना, क्योंकि इसमें तो फिर वो एक ही कर रहा है, वो एक टाइम पे साइनस को करेगा, सेकंड टाइम पे आएँगी तो वो उनके जो नी पेन्स हैं या लेग पेन्स हैं तो वो फिर वो उसको करेगा, या हम दोनों को इकट्ठा ही सारा ही बताएँ? फिर वो अ, खुद ही सिलेक्ट करेगा कि जी इसकी ये प्रॉब्लम ज़्यादा है तो पहले मैं इसको डील करूँगा, फिर मैं सेकंड को करूँगा, हम्म, बारी-बारी होगा। बिल्कुल तो ये मैम ज़रा आप क्लियर कर दें। बिल्कुल मैम आपने क्वेश्चन का आंसर खुद ही दे दिया है कि होम्योपैथी में हम इंडिविजुअलिटी को देखते हैं। हम मतलब इंडिविजुअलाइजेशन को प्रेफर करते हैं, उसमें हम डिजीज़ को नहीं देखते। ऑल दो, और इसके अंदर एक और चीज़ है होम्योपैथी में, यानी कि टोटेलिटी ऑफ सिम्टम्स। तो उसमें पेशेंट को एक मसला है या 100 मसले हैं, उसकी एक ही मेडिसिन आनी है, जो होम्यो के यानी प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि बाय लॉ। तो उसके अंदर आपने जब एक केस आपने तैयार करना है, उसका दूसरा केस बनाने की आपको ज़रूरत कब आएगी, मैं वो भी बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि जब एक दफ़ा पेशेंट आपके पास आया है ना, हो सकता है उसको 5-6 मसले या 100 मसले हैं उसको, वो आपने सारी इन्फॉर्मेशन आपने एक ही केस के अंदर सारी डाल दी है।
उसके अंदर जो ओपन एंडेड फील्ड है उसके अंदर आपने फर्दर एक्सप्लेन कर देना है कि ये वाला इशू इस तरह से है, ये वाला इशू इस तरह से है, ठीक है। उसकी जो डिटेल्स हैं वो आपने वहाँ पे डाल देनी है कि जो एआई इंजन है उसको कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट जो है वो डिलीवर हो जाए, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि नया केस बनाने की ज़रूरत कब पेश आएगी। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक पेशेंट आया है, उसको उसको मसले थे जी, 20-30 मसले थे। आपने उन 20-30 मसलों को अंदर डाला और पेशेंट आपका रिकवर हो गया है, पेशेंट ठीक हो गया है, आपका केस अब क्लोज हो चुका है। अब वो आया है आपके पास 1 साल बाद या 2 साल के बाद, ठीक है। और ऑब्वियसली एक पेशेंट की एक ही दफ़ा प्रोफाइल बनेगी, मल्टीपल प्रोफाइल्स उसकी बन नहीं सकती सिस्टम में, ठीक है। तो आपने उसकी प्रोफाइल पहले वाली यूज़ करनी है, और अब आपने अगर उसके पहले केस में काफ़ी सारी चेंजेस रिक्वायर हैं, जैसे कि पहले उसे बहुत सारे मसले थे पर अब सब कुछ ठीक हो गया है, तो अब आप उसका पहला केस आपने चूंकि क्लोज किया हुआ है तो वो आप रीओपन ना करें उसे, और वो जो है आप एक नया केस बना लें। और अब आपने फिर नए केस के अंदर आपने उसकी सारी चीज़ें दोबारा पूछ के और आपने वो चीज़ें लेनी है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा नहीं, क्योंकि एक दफ़ा जब होम्योपैथी के अंदर जब एक दफ़ा एक बंदा सही हो जाए ना, एक दफ़ा वो बाद में मुश्किल ही है कि उसे कोई मसला हो। और अगर हो भी तो आप प्रीवियस केस को रीओपन भी कर सकती हैं और उसी के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस करके, या फिर फॉलोअप के अंदर आप डाल सकती हैं कि ये पेशेंट इतनी देर बाद आया है। इतनी देर बाद भी बताने की ज़रूरत नहीं, चूँकि जब आप उसके अंदर फॉलोअप ऐड कर रही होती हैं तो आपकी डेट एंड टाइम दोनों जा रहे होते हैं। तो उसे बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्टेक्स्ट जा रहा होता है कि ये पहले इसका डेटा 2 साल पुराना है और अब वाला डेटा इसका ये है। तो ये दोनों तरीके से ही किया जा सकता है। तो बट मोस्ट ऑफ द केसेस आपको दूसरा केस बनाने की ज़रूरत शायद ही पड़े। और अगर ऐसा हो कि पहले एक केस पेशेंट आपके पास आया और उसको फॉर एग्जांपल 5-6 मसले थे, और 6 मसलों में से उसके 5 मसले हल हो गए हैं और एक मसला उसका उस टाइम पे हल हो गया था, पर थोड़ी देर के बाद में भी उसके डाइट प्लान में या लाइफ में कुछ चेंजेस आए या कुछ इस तरह के उसकी वाइटल फोर्स किसी भी वजह से उसकी डिस्टर्बेंस पैदा हुई है, और वो दोबारा आता है आपके पास कि डॉक्टर साहब भाई ये मेरे 5 मसले तो हल हो गए हैं, ये जो 6वां मसला है ना ये पहले ठीक था पर अभी ना ये मुकम्मल मुझे लगता है कि ये अभी ना सही हुआ नहीं है। इस केस में आपने नया केस बिल्कुल नहीं बनाना। इस केस में आपने पुराने केस को रीओपन करना है, और रीओपन करने के बाद उसके फॉलोअप में जाके आपने उसकी इन्फॉर्मेशन पुट इन करनी है कि ये पेशेंट के पहले ये रिव्यूज थे, अब इसके जो रिव्यूज हैं वो ये हैं, तो अब वो मेडिसिन आपको फिर उसके अकॉर्डिंग जनरेट करके देगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि जैसे अभी आपने अपनी मेडिसिन जनरेट की है, सीपीआर 228 डेज के लिए प्रिस्क्राइब हुई है, ठीक है। जी जी। अब हम जैसे ये पेशेंट को ये मेडिसिन देते हैं, 200 देते हैं बना के, और सिर्फ सिंगल डोज ही देंगे कि 28 डेज तक ले। अब वो 1 वीक के बाद भी कहे कि मुझे फर्क नहीं पड़ा, सेकेंड वीक भी कहे कि मुझे अभी भी फील नहीं हो रहा, मेरे सिम्टम अभी वैसे ही हैं, तो क्या हम उसको ऑब्जर्वेशन में जब बुलाना होगा तो क्या 28 डेज का वेट करें, या उसको कहें कि नहीं आप 15 दिन के बाद आए, या वीकली एक दफा 200 दोबारा रिपीट करेंगे, या हम क्या कितने दिन, मतलब मेरा कहने का मतलब हम कितने दिन तक वेट करेंगे, क्योंकि 28 डेज में तो पेशेंट को साथ प्लासिबो तो हम दे सकते हैं, लेकिन इसका कितने परसेंट चांस है कि वो पेशेंट वाकई में 28 डेज के बाद ठीक हो जाएगा। अच्छा मैम, इसमें ऐसा है कि केस टू केस ना चीज़ें बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं। सम टाइम ऐसा होता है हमारे पास कि वो आपको, जब आपको इसकी एआई रीजनिंग देगा तो उसमें वो आपको खुद बता देता है कि आपने पेशेंट से 2-3 दिन बाद फॉलोअप लेना है, उससे पूछना है कि उसे कहीं एग्रीवेशन तो नहीं हो रही। सम टाइम ये खुद बताएगा। सम टाइम ऐसा है कि पेशेंट आपको आपके फॉलोअप लिए बगैर वो आपको खुद बता देगा कि मैं आपके पास इस चीज़ के लिए आया था या आई थी और मेरा तो ये काम खराब हो गया। सम टाइम ऐसा होगा। तो अब उसके अंदर ये कि आप अपने तौर पे आप फॉलो अप ले सकती हैं, और उसमें अगर वो सही नहीं है, लेट्स से कि आपने एक मेडिसिन 200 सी में दे दी है फॉर 28 डेज, और आपने 1 वीक के बाद उससे पूछा है और उसने कहा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ा या पड़ा है, तो उन दोनों केसेस में आप फॉलो अप ऐड करें। फॉलो अप ऐड करके आपने दोबारा से इसकी एआई रेमेडी जनरेशन करनी है। एआई रेमेडी जनरेशन में वो आपको खुद बताएगा, अगर तो मेडिसिन रिपीट नहीं करनी तो वो आपकी मेडिसिन रिपीट नहीं करेगा, ना ही आपका कोई क्रेडिट होगा डिडक्ट। वो आपको खुद बताएगा कि नहीं अभी आप वेट करें, अभी जो है वो मेडिसिन अपना असर दिखा रही है या दिखाएगी, या इतनी देर के लिए हमने वेट करना है। तो वो जो लेयर बाय लेयर इसका ट्रीटमेंट है वो ये खुद आपसे करवाएगा। तो आप फोर्सफुली इससे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन या दूसरी मेडिसिन नहीं निकलवा सकती। हाँ,
समटाइम ऐसा होगा कि लाइक के कह लें कि एग्रीवेशन हो गई है फॉर एग्जांपल। अब एग्रीवेशन में भी कुछ केसेस इस तरह के होते हैं कि जहाँ पे एग्रीवेशन होनी होती है, लाजमी होनी होती है, बट वो ट्रीटमेंट का पार्ट होती है समटाइम। और समटाइम ऐसा होता है कि एग्रीवेशन की वजह से आपको मेडिसिन ऑल्टरनेटिव की तरफ जाना पड़ता है, आपको चेंज करनी पड़ती है वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें, ये जो ऑब्जर्वेशन वाला मॉड्यूल है, ये इसीलिए इसके अंदर हमने ऐड किया है कि ये आप एआई इंजन से एक तरह से बातचीत कर रहे हैं, यानी कि चिट चैट कर रहे हैं। और उसके अंदर अगर एक नई मेडिसिन नहीं रिक्वायर, तो आपका क्रेडिट भी नहीं होगा डिडक्ट। और वो आपको रिप्लाई देगा उसके अंदर प्रॉपर, यानी कि जस्टिफिकेशन के साथ देगा कि इसकी मेडिसिन अभी क्यों नहीं चेंज करनी, अभी क्यों थोड़ा और होल्ड करना है। तो ये उसका आंसर है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन के हवाले से मेरा एक सवाल है कि पेशेंट हमारे पास ऑब्जर्वेशन में आया, वो आके हमें बताता है कि मेरा ये ठीक हो गया, ठीक है, जी और ये चीज़ें चंद रह गई हैं। अब हम केस ऑब्जर्वेशन में लिखते हैं, जी और जी लिखने के बाद जैसे ही हम आगे वाले वो जो उसी के स्लाइड्स बाकी वाली हैं वो जब हम कर रहे होते हैं, फिर पेशेंट को एकदम याद आता है कि मैं ये भी बता दूं कि मेरा या तो ये ठीक हो गया या ये रहता है, मीन्स ना कि जी जी। ऑब्जर्वेशन में लिखना था, क्योंकि हमें तो पता है कि हम उसमें एक ही दफा लिख सकते हैं, पेशेंट को नहीं पता होता। उसको आधे घंटे 15-20 मिनट बाद याद आ रहा होता है कि ये भी बताना था, ये भी बताना था। अब हम उस सूरत में उस लाइन को उसमें एडिट करेंगे या डिलीट करके दोबारा उसी में ही लिख देंगे, और क्योंकि उसमें डिलीट का ऑप्शन ऊपर है, तो जी हम जी क्या उसको डिलीट करके दोबारा करेंगे, क्योंकि उसमें एडिट का ऑप्शन नहीं है ना कि वो बॉक्स दोबारा खुले और एक लाइन नीचे एडिट में कर दें हम, जी ऐड जी। कर दें उसमें। तो वो क्या करेंगे, डिलीट होके मतलब करेंगे तो वो वही रहेगा, या न्यू न्यू फॉलो अप तो नहीं बनेगा ना, अच्छा क्योंकि वो वैसे उसी के टाइम की डेट वो डाल देता है। अच्छा मेरी वैसे रिकमेंडेशन है कि आप ना डिलीट ना करें। ये भी हम्म। एक सिम्टम है। ये भी एक सिम्टम है कि पेशेंट एक ही दफा में सारी चीज नहीं उसने बताई, उसने दूसरी दफा में आके एक चीज बताई है। हम्म। ये इटसेल्फ एक सिम्टम है कि उसे रह रह के चीजें याद आ रही हैं। ठीक है। तो जी। होम्योपैथी एक बहुत खूबसूरत आर्ट है। तो आपने वो पहले जो उसने डिटेल बताई है वो वहीं पे रहने देनी है। नया अच्छा। फॉलोअप ऐड करना है, उसे बताना है कि पेशेंट ने अब मुझे ये भी बताया है। अच्छा, उसी टाइम हम ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, तो और उसको उसमें पीछे डेटेड वाला है। याद ना, ऑब्जर्वेशन जो अभी डाली है 2 मिनट पहले डाली है मैंने, वो तो ऑब्वियसली। सेव है? ऑब्वियसली ठीक। उसके ठीक पास है। सारा कॉन्टेक्स्ट जा रहा है। और ये इटसेल्फ अपने आप में एक सिम्टम है कि पेशेंट एक ही दफा में उसे सारी चीजें नहीं पता, उसे बाद में चीजें याद आ रही हैं। तो इसका हम्म। एग्जैक्ट जो रूब्रिक बनता है ना, वो मेरे जहन में तो नहीं आ रहा, पर ये है रूब्रिक। ये जब मैंने इसकी रिसर्च की थी, एनालिसिस किया था इसका, रिपर्टरीज का और मटीरिया मेडिका का, तो तब मैंने ये चीज़ पढ़ी थी कहीं पे। तो वहां से फिर हमने फीचर एक्सट्रैक्ट करके हमने ये फीचर वहां पे हमने ऐड ऑन किया था। हम्म। क्योंकि बाज दफा तो मैं पेशेंट को ना खुद भी बता देती हूँ कि ये एक ही दफा चीज ऐड होनी है, तो आपने मुझे याद करके हर चीज बतानी है। वो जी उस जी। वक्त नहीं कि बस ठीक है सारा ठीक है, बस जो बता दिया ये है, इसके अलावा मैं फिर 5 मिनट वेट करती हूँ कि कोई और बात है बताने वाली तो बता दें याद करके। तो वो सही। उस वक्त नहीं याद आता, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही होती हूँ मजीद चीजें पूछ रही होती हूँ, फिर याद आता है उनको, तो वो फिर पूछ रहे होते हैं ना, मीन्स के 5 मिनट मजीद 10 मिनट इस तरह लग जाते हैं। फिर वो कहते हैं हाँ वो एक बात भूल गई मैं, वो ये रह गया तो फलाना हो गया। तो सही। वो फिर मैं थोड़ी सी वो हो गई थी कि अब तो केस हो गया है, अब पता नहीं क्या बने, किस तरह करूंगी मैं इसको। वो फिर मैं छोड़ देती हूँ कि आपने पहले बताना था ये मुझे। तो वो ये चीज हो रही थी। सही चलें, सही। ये आप बहुत अच्छा क्लियर कर दिया कि अच्छा ये भी हो सकता है। सही हो गया। चलें ठीक है, 5 मिनट और वेट कर लेते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम इसको क्लोज अप करते हैं। और तकरीबन 1 से 2 घंटे के अंदर इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। आपने जो इसका डीजी होम्यो का चैनल है व्हाट्सएप का, और ग्रुप्स जो हैं, वो आपने आई होप सो आपने ज्वाइन किए होंगे, अदरवाइज मैं यहाँ पे मैसेज में भी उनके लिंक्स डाल देता हूँ। तो आप वो ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, और दूसरा यूट्यूब पे भी इसकी अवेलेबल होगी।
ऑल राइट, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन अब बाकी नहीं है, तो हम फिर इस सेशन को अब वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस exciting and very knowledgeable webinar. तो वी होप टू सी यू अगेन। और बाकी ये कि आप इस प्रोजेक्ट को अपनी कम्युनिटी के अंदर लाजमी तौर पे शेयर करें, और इसकी जो रिकॉर्डिंग होगी सेशन की वो भी आप लाजमी तौर पे अपने पीयर फेलो डॉक्टर्स के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी को इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच। गुड बाय।